कोई ऐसी स्टोरीज जो आपको लगाओ कि यार आप भी वो सुन के हिल गए। उनके शरीर पे हजारों कीड़े थे। कीड़े जब आपके पूरे मांस को खा जाए, आपके हड्डी तक को खा जाए और आपकी वेन्स खाली लटक रही है। वो एक अच्छी रिच फैमिली से वो आ रहे हो, लेकिन उसके बाद भी वो सड़कों पे ऐसे छोड़े गए। अभी तो दुनिया इतनी बेशरम हो गई है कि हमें सामने से ही कॉल करते हैं। हमें अपनी मम्मी को रखना है, आपके यहाँ पे क्या चार्ज लगेगा। आजकल रिलेशनशिप एकदम जीरो है, संबंध खत्म हो चुका है। अगर कोई बूढ़ी माँ कोई भी रोड पे दिखता है ना, हम सीधा उसके बेटे को, उसके बच्चों को गाली देते हैं, कैसे औलाद होगी इसकी, माँ बाप को छोड़ दिया। देखिए एक्चुअल में कभी न कभी माँ बाप भी दोषी होते हैं। इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता, धर्म बड़े लोगों में होता है। वो लोग धर्म का खेल खेलते हैं। पिस्ता गरीब लोग हैं, उनके लिए अपनी रोजी रोटी ही धर्म है। भूख की मारी जनता है, 2 वक्त का खाना दे दो, कोई भी झंडा उठाती। कोई भी बड़ा साम्राज्य हमेशा गृह युद्ध में नष्ट हुआ, उसे बाहरी शक्ति नष्ट नहीं कर पाती है। हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये पॉडकास्ट एक बहुत ही स्पेशल और हार्ट टचिंग पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं तरुण मिश्रा जी, जो कि हैं एक सोशल वर्कर। पिछले लगभग 10 सालों से वो सोशल वर्क की जर्नी कर रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने ना जाने कितने ऐसे लोगों की मदद की है, कितने ऐसे बेसहारा लोगों की मदद की है जो शायद खुद पे भी अपनी उम्मीद खो चुके थे। इनकी इस जर्नी के अंदर से इतनी ऐसी कहानियां निकल कर आती हैं जो जब आप सुनेंगे, आप जानेंगे, तो शायद आप भी एक वक्त के लिए हैरान हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा भी होता है। और तब आपको यह एहसास होगा कि आपकी जो ज़िंदगी है, जो आप घर में आराम से पंखे में एसी में बैठ के सबको देख रहे हैं, तो आप कितने प्रिविलेज्ड हैं। जब आप तरुण जी जिन लोगों की मदद करते हैं, जब आप उनकी कहानियाँ सुनेंगे, तब आपको शायद समझ में आए कि जिन स्ट्रगल्स के बारे में हम सोचते हैं या जिस एक हार्डशिप ज़िंदगी कितनी टफ है इसके बारे में हम बात करते हैं, तो जिन लोगों की मदद तरुण जी अपने सोशल वर्क के ज़रिए करते हैं, वहाँ दिखता है कि ज़िंदगी की असली, जिसे कहते हैं ना, हार्ड जर्नी, वो क्या होती है। तो आइए अब बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पॉडकास्ट। वेलकम तरुण जी, कैसे हैं आप? नमस्ते नमित जी, बहुत अच्छा हूँ मैं, आप कैसे हैं? बस बिल्कुल बहुत बढ़िया। एंड सबसे पहले थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए, अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। तो तरुण जी, जैसा कि मैंने लोगों को बताया, आप एक सोशल वर्कर हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, बेसहारा लोगों की मदद। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो जर्नी स्टार्ट हुई, बिकॉज क्या होता है ना कि जब भी एक बच्चा ही कह लीजिए बड़ा होता है, तो उसके मन में अलग अलग सपने होते हैं, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह वगैरह। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका दिमाग इस तरफ जाता है कि यार नहीं, मुझे सोशल वर्क करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे सोसाइटी की हेल्प हो सके, समाज की हेल्प हो सके। तो आपके मन में ये थॉट कब आया सबसे पहले? बिल्कुल, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सोशल वर्क है जी, ये हमारे डेली रूटीन से जुड़ा हुआ है जी। हम इसे ड्रीम नहीं कर सकते कि हमें सोशल वर्क करना है। हर कोई अपने स्तर पे, अपने लेवल पे कहीं ना कहीं सोशल वर्क कर रहा है। आप भी कर रहे होंगे। कोई अगर नीडी आपके सामने आता है, कोई आपके कलीग में ही, या कोई आपके फ्रेंड जोन में ही, या कोई आपके घर के बाहर ही दिखता है, तो हम लोग अपने लेवल पे करते हैं। वो एक होता है हमारा, कहते हैं ना, पर्सनल उत्तरदायित्व है समाज के प्रति, जो हमें करना चाहिए। दूसरा कि हाँ, इस पैमाने पे जाके, इस स्तर पे जाके, तो मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं था। लाइफ जर्नी ऐसी थी कि बचपन जो था ऐसी चीज़ों में गुजरा कि परिवार की जिम्मेदारी को भी देखना था जी। मैं पहले दिल्ली में ही रहता था। मेरे फादर यहाँ पे सरोजनी नगर के पास पिलंजी गांव है, वहाँ पे रहते थे पूरी फैमिली के साथ। तो वो एक जॉब करते थे केमिस्ट की शॉप में। तो उनका जॉब छूटा, तब मैं 13 साल का था। तो मुझे लगा कि परिवार के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं वहीं पे सरोजनी नगर के मंदिर है, उसके आगे एक फुटपाथ पे मैंने एक बुक स्टॉल शुरू किया। ठीक, नई सड़क से जाता था, किताबें लाता था, वहाँ पे नीचे बिछा के और बेचना शुरू किया। अर्निंग होता था, फैमिली को सपोर्ट किया। तो जब उस दौरान ना, वहाँ पे मंदिर के आगे जब मैं बैठता था, तो बहुत सारे बेगर्स भी होते थे, बहुत सारे ओल्ड एज होते थे, जो वहाँ पे कुछ मांगने के या कुछ के आशा में वहाँ पे बैठते थे। तो मेरा, अब कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो उनसे इंटरेक्शन रहता था, बातचीत करता था, दादी कहाँ से हो, क्या करते हो, घर में कौन कौन है, तो उनकी तकलीफें सुनता था। तो मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता था, यार मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है, मेरे पास तो सब कुछ है। फिर जो मेरे पास जो चीज़ें इकट्ठा होती थी, कोई आया प्रसाद दे दिया, ये दे दिया, तो मैं उनको दे देता था। तो उस टाइम तक ये था, एक ह्यूमैनिटी था, कल कहते हैं ना, फैमिली का दिया हुआ संस्कार था कि इनके चीज़ों को समझे, जाने। तब तक कुछ नहीं था। फिर चीज़ें ऐसी ही रही, रोड से इंटरेक्शन था। मैं एक स्ट्रीट चाइल्ड की तरह ही ज़िंदगी जीता था। मतलब कहते हैं ना, पेरेंट्स का ध्यान नहीं रहता था, क्योंकि वो लोग अपनी एक कसमकस की ज़िंदगी में जुड़े हुए हैं। एक 40 रूम का ऐसे क्वार्टर होता था, उसमें एक कॉमन टॉयलेट, बाथरूम, तो उस तरीके का अपना माहौल था। रोड पे घूमता था, या INA, सरोजनी नगर, पूरे जगह पे घूमता रहता था, सड़कों पे। दोस्त ऐसे ही थे सब।
कुछ कुछ बिन रहे हैं, ताश की पत्तियाँ बिन रहे हैं, कंचे बिन रहे हैं, ये सब चीज़ें करता था। तो काफ़ी चीज़ें देखी, स्ट्रीट चाइल्ड में रह के देखा कि कुछ बच्चे हैं गलत नशे में जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें। लेकिन भगवान की दया से उन सब चीज़ों में घुसे नहीं। वहाँ पे हमारे कहते हैं परिवार का संस्कार बहुत मायने रखता है कि आपका बुरी संगति के पास जाते भी हो ना तो वो चीज़ आपको पीछे खींचती है जी, कि नहीं ये गलत है, नहीं करना है। वो सब चीज़ें चलती रही। फिर मेरे नाना जी आए, वो मेरे को गांव लेके चले गए बिहार, कि भाई ये पढ़ने वाला था, इसको पढ़ाना है। जो मेरा काम था, जो मैंने सेट किया था बुक का, वो मेरे फादर करने लगे, तो फैमिली को भी एक स्टेबिलिटी मिल गया। फिर मैं गांव बिहार में जाके रहा। गांव मेरा ऐसा था ना, वहाँ पे लाइट थी उस टाइम पे, ना कुछ भी नहीं था। तो हम लोग दिए लालटेन में पढ़ना, खेतों में जाना, खेत की देख रेख करना, रात रात वहाँ पे वो करना। स्कूल ऐसा था, कोई बेंच डेस्क नहीं, घर से एक छोटा सा प्लास्टिक का बोरा लेके जाते थे, वहीं बिछाते थे, वहीं पढ़ते थे। तो वो ज़िंदगी जिए और कम संसाधन में बड़ा मज़ा आता था। आराम से जो दिखता था, अपने पेड़ थे, अमरूद के पेड़ थे, सारे थे, उठाया, तोड़ा, खाया। ना कोई हाइजीन होता था, ना कोई कुछ होता था। आराम से ज़िंदगी कट रही थी। और वैसी ही एक कि बिना संसाधन के बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे। स्लो लाइफ और स्ट्रेस लेस लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत टाइम मिलता था। जाके क्रिकेट भी खेल के आते थे, सब गेम भी खेलते थे, रात को बैठ के पढ़ भी लेते थे, फिर भी टाइम ही टाइम लगता था। और आज की जिंदगी में हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता है, सुबह से रात कैसे होता है पता ही नहीं चलता है। तो वो सारी चीज़ें थी। तो नानी थी, नाना थे। तो एक हमने ये देखा कि जो उस टाइम की पद्धति थी कि हमें कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी जानने के लिए हम बुजुर्गों के पास बैठते थे। जी जी। अपने उनके रात को बैठे सारे बच्चे इकट्ठा हुए, वो कहानियाँ सुनाते थे कि ऐसा हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था। वो अपने मेरे पिताजी थे, पहलवान थे, ऐसे थे, ऐसे थे। वो सारी स्टोरियाँ सुनते थे, तो बड़ा मजा आता था। और ये बहुत अमेजिंग लर्निंग होती है आई गेस, क्योंकि आजकल हम तो क्या करते हैं, जो चाहिए या तो चैट जीपीटी पे चले जाएंगे, अपना फ़ोन चला लेंगे, उस पर देख लेंगे, यूट्यूब हो गया, कोई व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही लोग आजकल पढ़ रहे हैं। लेकिन वो वाली जो लर्निंग होती थी दादा दादी की कहानियों से, उनके एक्सपीरियंसेस से रियल लाइफ, वो एक अलग ही ट्रेजर था। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था। और सारी चीज़ें वहीं से जुड़ी हुई हैं। जब हम उनको सुनते थे ना, तो जितना सुकून हमें मिलता था उतना प्राउड उनको मिलता था कि उन्होंने अपनी 60-70 ईयर की जो लाइफ बिताई है, उसमें उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए अपने जनरेशन को। आज प्रॉब्लम ये है हर बड़े घर में, हर जगह पे, कि बुजुर्गों कोई सुनने वाला नहीं है। बच्चे मोबाइल में लगे हैं, गेम देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, चैट जीपीटी चला रहे हैं, भाग रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, मुझे दोस्तों के साथ जाना है, पार्टी जाना है, क्लब जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। और बुजुर्ग की तरफ उनकी नज़र भी नहीं जा रही है। और अगर उनको ज़बरदस्ती बुलाया भी, बेटा आओ बैठो, तो यार ये क्या पका रहे हैं, क्या बोरिंग बात कर रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है, आप ठीक है आप देखो करो। तो चीज़ें चेंज हो गई। और हमारा वो जो कनेक्शन था, जो रिलेशन को लेके जो बॉन्डिंग था कि हमारी फैमिली है, हमारे दादा है, हमारी दादी है, एक आदर सम्मान, वो सब आज खत्म हो चुका है। इसकी वजह से ही ये जो सारी समस्याएं हैं, होमलेसनेस का, कि वृद्ध ऐसी अवस्था में, ये सब की जड़ यही है। आज भी गांव में लोगों को वृद्धाश्रम जैसा शब्द नहीं पता है कि ऐसा भी कोई विकल्प होता है। गांव में एक दो लोग दुखी होते हैं तो बाकी लोग उसको संभाल लेते हैं। एक गांव के मजदूर को आप देखोगे, अगर वो शहर में काम कर रहा है, आपके यहाँ ही वर्कर होगा, अगर वो सुनेगा मेरी माँ बीमार है, ट्रेन पकड़ेगा, भागेगा, उसको नौकरी की परवाह नहीं है। बिल्कुल हाँ। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में जाके देखेंगे तो हमें दिखेगा, हम सुनेंगे कि माँ बीमार है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम है, यार मेरा तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो हम किसी को भेजेंगे, भाई तू चला जाना हॉस्पिटल, देख ले, उनके साथ बैठ जी। तो हम जब उनको बॉन्डिंग नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चों को बॉन्डिंग नहीं दे रहे हैं, तो हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जब हम तकलीफ में होंगे तो उनको हमारे प्रति वो होगा, वो हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, वो हमें अपना परिवार नहीं समझेंगे। तो ये सारी एक लाइफस्टाइल जो चेंज हुई है, जो समय चेंज हुआ है, मैं कहूँगा इंसान भी नहीं, समय। लोग इतने ज़्यादा आज के डेट में इनोवेटिव, इतनी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। शहर में ये समस्याएं ज़्यादा हैं। उसका रीज़न हम शहर आते हैं कुछ कमाने, कुछ बनने, और ये होड़ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ये एंडलेस प्रोसेस है। हमें दिखता रहता है, ये रह गया, ये करना है, वो करना है, उसमें हम 1 BHK 2 BHK में सिमट के रह जाते हैं। हम कोई सोसाइटी नहीं बनाते, हम कोई समाज नहीं बनाते हैं, हम कोई परिवार नहीं बनाते हैं। और जब बुढ़ापा आता है तो हम एकदम अकेले हो जाते हैं। बच्चे होते हैं, पढ़ने फॉरेन चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। और यही सारी चीज़ों को लेके आज मैं, जो हमारे शेल्टर में भी रहते हैं बुजुर्ग, ऐसा नहीं है उनके बच्चे नहीं हैं, उसमें से 80% लोगों के फैमिली हैं, या तो लड़का है, या तो लड़की है, या तो कहते हैं कजन है, कोई ना कोई तो है, बट सब उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो यही जर्नी, जब गांव में मैंने एक लाइफस्टाइल सीखा, फिर गांव से फिर आगे हुआ कि पढ़ाई किया, इंजीनियरिंग के पढ़ाई के लिए मैं दिल्ली आया वापस जी। दिल्ली आने के बाद मेरे पास रहने की जगह नहीं थी। मेरा कॉलेज था, IP यूनिवर्सिटी में बीटेक कर रहा था मैं जी। तो एक NGO ने मुझे सहारा दिया, रहने का जगह दिया। फिर मैं शेल्टर होम में 3 साल रहा
जी। और वहीं से मैं कॉलेज अपना करता था। तो शेल्टर होम में रह के उनके बीच में फिर मेरा नाइट ड्राइव, नाइट रेस्क्यू, वॉलंटरीली वर्क, क्योंकि मेरा कोई ऐसा पता नहीं था कि एनजीओ बनाना है, ये करना है, बस अच्छा लगता था। जो फ्री टाइम होता था उनके साथ बिताता था। कि रात में लोगों की मदद करने चले गए या ये सब ज्वाइंटली करते थे ना, हमें मदद करना है, हमें फीलिंग लेना है, सुकून लेना है। हाँ। उसके लिए क्या एनजीओ, क्या सिस्टम, क्या प्रोसेस, कुछ भी नहीं पता था। जी। चीज़ें करते थे। फिर अपना कॉलेज रहता था। फिर फाइनल ईयर में फादर की डेथ हुई। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि बड़ा लड़का था, परिवार का पूरा जिम्मेदारी आया, तो मैं मूव हो गया गुजरात। वहाँ पे रिलेटिव है, काम के पर्पज से गुजरात गया। वहाँ पे जाके बिजनेस पहले तो साथ में किया, फिर अपना बिजनेस शुरू किया। और ये चीज़ें छूटी नहीं। ये चीज़ें जब गांव में था या दिल्ली में था या बचपन में था, लोगों से अटैचमेंट, हेल्प करना तो लगा ही रहता था। यहाँ पे 2015 में हम लोगों ने स्टूडेंट वॉलंटियर प्रोग्राम भी किया था। उसके लिए सीएम का एक अवार्ड फंक्शन भी हुआ था, उसमें अप्रिशिएट किया। तब मैं 21 का था। फिर जब वहाँ पहुँचे गुजरात में, फर्स्ट शेल्टर होम 2018 में स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करते ही वो था कि बस करना है, लोगों की हेल्प करनी है। तो शेल्टर होम था उन लोगों के लिए जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, रहने की कोई जगह नहीं है, जो लोग होमलेस हैं, जो लोग रोड पे रहते हैं, उनके लिए था। तो स्टार्ट किया, फिर लोगों को लाया, तो उसमें दिल लगता था। बहुत रोक टोक शुरू में सबका आता है, रोक टोक परिवार का, समाज का, ये क्या कर रहा है, ये कौन सा काम है, ये कोई काम है। बहुत लोग के पैसे के लिए कर रहा होगा, बहुत लोग क्या, अरे ये करके क्या मिलेगा, ठीक है। तब सब चीज़ें ऑफलाइन थी, तब सोशल मीडिया वगैरह नहीं था हमारा जी। तो भी अपना कहते हैं ना, सब जब हम किसी लक्ष्य के पीछे होते हैं तो कान हमारे बंद होते हैं जी। हमें सिर्फ वो लक्ष्य दिखता है, सुकून दिखता है। मुझे भी नहीं पता था इससे क्या होगा। तो आज जो प्रेजेंट है ये कभी ड्रीम नहीं किया गया। एक कहावत है ना कि पास्ट को हम बदल नहीं सकते हैं, पास्ट में जो हो गया। कई लोग पास्ट के पीछे अपना समय बिताते हैं, उसने ऐसा किया इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, उसने गलत सलाह दी ये नहीं कर पाया, मैं तो आज यहाँ होता, मैं तो आज वहाँ होता, और उसमें हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। पास्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, फ्यूचर का हमें पता नहीं है, कल हम उठेंगे भी कि नहीं उठेंगे। अभी वॉर सिचुएशन है, कुछ भी है, हमें नहीं पता कल क्या होगा। तो हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट में हम जो चीज़ करते हैं और जितने दिल से करते हैं उसी का स्ट्रक्चर फ्यूचर बनता है। आज जो हम कर रहे हैं यही हमारा फ्यूचर प्लान हो रहा है। तो फ्यूचर को हम प्लान नहीं कर सकते। 5 साल पहले भी आप सोचोगे तो आपको नहीं पता होगा आप इस चेयर पे बैठ के पॉडकास्ट करने वाले हो। जी। तो बिल्कुल ये सब चीज़ें नहीं सोच सकते। तो जो हम जिस टाइम पे जो काम करें उस चीज़ को दिल से करें। मैंने ये अपना एक कीवर्ड बनाया अपनी लाइफ का आज भी, कि अब मुझे अगर मिलेगा इस रूम की सफाई करनी है तो दिल से करूँगा, कि देख के मुझे मजा आना चाहिए, भाई बहुत अच्छा साफ किया मैंने, किसी को नहीं दिखाना है। तो वही चीज़ था, जब मैं इन लोगों के लिए हेल्प कर रहा था तो मुझे था यार इनको पूरा मुझे खुश करना है जी। उनकी लाइफ की सारी तकलीफें दूर करनी है। कैसे हो सकता है, इनको फाइनल सॉल्यूशन देना है। नॉट ओनली कि गया कुछ खिला दिया चला गया, फिर कल वो कहाँ से खाएंगे। हाँ। स्टिल वो रोड पे है जी। गया, एक दिन मैंने उनको नहला दिया, धुला दिया, अच्छे कपड़े पहना दिए, फिर कल जी। तो ये चीज़ जब मैंने देखी, फाइनल सॉल्यूशन तभी होगा जब उनको एक रहने की जगह मिलेगी, उनको एक प्यार मिलेगा, उनको एक केयर मिलेगा। एक बुजुर्गों की क्या एक्सपेक्टेशन होती है, हाँ। 1-2 रोटी उनकी डाइट होती है। हाँ। उनको चाहिए उस उम्र में प्यार, सम्मान, जो जिंदगी बची है उसमें कोई उन्हें इज्जत से बात करे, जी जी, कोई उनसे प्यार से बात करे। बाकी तकलीफ में तो रोड पे भी थे। जी जी। तो वो सारी चीज़ों को समझ के एक अपना दिल से मैंने काम शुरू किया। और जब हम दिल से कोई काम करते हैं तो पूरे कहते हैं ना, पूरा कुदरत हमें उस चीज़ में सपोर्ट करती है। लोग जुड़ने लगे, काफ़ी लोग साथ में आए, काफ़ी लोग बोले हम भी करेंगे, और एक छोटे छोटे लोगों के कंट्रीब्यूशन से ये चीज़ें बढ़ती गई और आज इस जगह पे। अमेजिंग। और हर बार जब आप किसी इंसान की मदद करते हैं, किसी बुजुर्ग की मदद करते हैं, तो आई गेस उस वक्त पे सबसे अच्छी फीलिंग होती है अपने अंदर, यार दिल खुश रहता है उस दिन जब हम ऐसा कुछ करते हैं ना। नॉर्मली भी अपनी रेगुलर लाइफ में भी अगर हम किसी की मदद कर देते हैं ना, चाहे हम किसी को सड़क ही पार करा दे, उसके बाद कुछ देर तक तो ना दिल खुश रहता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया एटलीस्ट। तो आई गेस वो हैप्पीनेस इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग इस में जो आपको मिलती है। आपने बहुत सही बात की कि इस दुनिया में ना इंसान सबसे ज़्यादा खुद के लिए करता है। हाँ। और करना भी चाहिए। हाँ। अगर जो इंसान खुद का ख्याल नहीं रख सकता है ना, वो दुनिया में किसी का ख्याल नहीं रख सकता है। लोग कहते हैं कि मैंने उसके लिए ये कर दिया, मैंने उसके लिए ये कर दिया, उसके लिए मैंने अपनी लाइफ दे दी और मैं ऐसा हो गया। तो जब तक आप खुद के बारे में नहीं सोचोगे, खुद से प्यार नहीं करोगे, तब तक आप दुनिया में किसी से प्यार नहीं कर सकते हो। क्योंकि हर चीज़ आपसे ही इनिशिएट होती है। हर कार्य के कर्ता आप हो। किसी को खिलाने के लिए, किसी को ध्यान रखने के लिए आप सही रहोगे तभी रखोगे। तो ये जो काम है खासकर, अगर ये आपको इनर हैप्पीनेस नहीं देगा, बॉदर हो के आप काम कर ही नहीं पाओगे। हाँ। दिखावे में कितने दिन करोगे, 1 दिन 2 दिन 5 दिन, लेकिन
जब तक आपको दिल से नहीं रहेगा और जब तक सुकून नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं कर सकते। एक कहावत भी है कि हम किसी पे उपकार नहीं करते हैं, अपने आप को उपकृत करते हैं। तो हम उपकृत हो रहे होते हैं। अगर हमें ये मौका मिलता है, हम किसी की हेल्प करते हैं, तो जो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है ना, वो आपको बड़ा पॉजिटिव रखता है। यार मैंने ये किया, यार बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली, तो वो फील करने की चीज़ है। तो तरुण जी, जैसे जब हम अगर ऑन ग्राउंड रियलिटी की बात करें कि आपके पास मान लीजिए कोई कहीं से इन्फॉर्मेशन आई कि यहाँ पे कोई होमलेस है, यहाँ पे कोई बुजुर्ग है, तो क्या आप लोगों का एक्शन प्लान होता है? क्या आप लोग करते हैं? कैसे एग्जीक्यूट करते हैं इस चीज़ को? ये चीज़ें कहते हैं इसका कोई प्लान नहीं था, चीज़ें डे बाय डे बनती गई। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जब आवश्यकताएं आई उस हिसाब से हमने सॉल्यूशन लाया। पहले शेल्टर था तो हम लोग ऐसे ड्राइव करते थे कि गाड़ी लेके निकल गए, जो रोड पे दिखा बात किए, उसमें से कुछ जेन्युइन मिले, कुछ ड्रिंक करने वाले मिले, तो 10 लोगों से मिले तो 2 लोग सही मिले, उनको लेके आए, लाइफ दिया। बहुत टाइम कंज्यूमिंग था और उस चीज़ों को करते रहे। फिर एक टाइम पे ये आया, सोशल मीडिया भी आया, तो हमने क्या किया कि काफ़ी लोगों को जो लाते थे तो उनके फैमिली से भी मिलवाना होता था। कई लोग क्या होते थे कि मेंटली प्रॉब्लम की वजह से या बुढ़ापे में अल्जाइमर की वजह से वो अपना सारा डिटेल भूल जाते थे जी। और उस केस में पुलिस भी हेल्प नहीं कर पाती थी क्योंकि उनके पास ना डॉक्यूमेंट है ना एड्रेस है। तो हमने कहा कि चलो सोशल मीडिया का टाइम है, हर किसी के पास आजकल फ़ोन है, गांव-गांव तक लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो इनके फेस को हम जरिया बनाते हैं, इनका परिवार ढूंढते हैं। तो उसलिए मैं सोशल मीडिया पे स्विच हुआ। तो जब मैंने वीडियो डाला, परिवार मिले, काफ़ी दूर दूर से परिवार मिले। हमने बंगाल से परिवार मिलाया, बिहार से मिलाया, आंध्र प्रदेश से, तो सब फैमिली मीटअप होने लगे और वो लोग भी लिटरली उनको ढूंढ रहे थे जी। तो बड़ा अच्छा लगा। फिर इसके साथ एक और चीज़ हमें मिली कि हमें रेस्क्यू सामने से आने लगे। पहले हम ढूंढते थे, अब हमारा काम थोड़ा आसान हो गया कि लोग हमें बताने लगे। जैसे हम रोड पे तो देख रहे हैं, गली में तो हम जा नहीं सकते, तो किसी गली में कोई ज़रूरतमंद है तो लोग हमें फ़ोन करें, सर यहाँ पे एक इंसान है, ये इतने टाइम से हम इनको देख रहे हैं, तो कंफर्म हो गया ये होमलेस है तभी इतने टाइम से। मैं कहा तो उनसे पूछिए उनका घर बार, तो बोले ये इन्होंने इनका घर बार नहीं है। उनकी आधी स्टोरी हमने फ़ोन पे पता कर ली। फिर मैंने पूछा वो रेडी है शेल्टर में आने के लिए? बोले हाँ ये रेडी है। तो हमें एक केस कंफर्म हो गया। तो अब जो हम दिन में 1 या 2 कर पाते हैं, हम दिन में 10 रेस्क्यू कर रहे हैं। आधा काम हमारा वॉलंटियर्स कर दे रहे हैं और श्योरिटी भी मिल जा रही है कि हाँ ये जेन्यून है, इसको कोई बहुत टाइम से देख रहा है। तो ये एक फ़ायदा हुआ सोशल मीडिया का। तो सोशल मीडिया को एज अ टूल, क्योंकि टाइम के साथ पहले कहावत थी कि जब हेल्प करो ना तो एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को नहीं पता चलनी चाहिए। बिल्कुल वो सही कहावत थी और सही था। लेकिन समय के साथ हमने हर चीज़ों में अपडेट किया, हर चीज़ों को स्वीकार किया। पहले मोबाइल नहीं था, गाड़ी नहीं था, हम पैदल चलते थे, बैलगाड़ी, तो आज भी चलना चाहिए। हमने क्यों चीज़ों को यूज़ करना शुरू किया? ताकि हमारा काम आसान हो सके और मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो सोशल मीडिया को हमने एक टूल बनाया कि लोगों से कनेक्टिविटी के लिए, रेस्क्यूज़ के लिए और सोशल वर्क के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया। आजकल कुछ उल्टा भी होता है, सोशल मीडिया के लिए भी सोशल वर्क का इस्तेमाल होता है। तो वो चीज़ें आप देखते होंगे। बिल्कुल। तो इस चीज़ को हमने टूल की तरह इस्तेमाल किया, बहुत पॉजिटिव इसका रिस्पांस आया, रेस्क्यूज़ आने लगे। फिर हमने ऑर्गेनाइज करना शुरू किया कि रेस्क्यू आ रहा है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर, तो पहले क्या होता था, एक हेल्पलाइन नंबर था, 1 पर्सन अटेंड करता था, बहुत मुश्किल होता था। फिर उसको IVR सिस्टम बनाया कि एक साथ 5 पे रिंग हो रहा है, 5 लोग अटेंड कर रहे हैं। फिर व्हाट्सएप पे हमने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया। फिर शेल्टर्स की नीड बढ़ी तो शेल्टर्स धीरे धीरे बढ़ाए। फिर हमें लगा कि यार ये फैमिली मिसिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हर लोग हमें मैसेज करते हैं कि यार आप इतने फैमिली मिलाते हो, हमारे दादाजी खोए हुए हैं 5 साल से, 2 साल से हमारे चाचा खोए, बहुत सारे मैसेज आने लग गए। तो उसके लिए फिर मैं कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने अभी एक वेबसाइट जस्ट डिज़ाइन की है, ठीक है, उसका 1 वीक में लॉन्च होने वाला है, ठीक है। तो वो फेस ट्रैकिंग पे है कि जो लोग शेल्टर में रह रहे हैं उनका हम लोग डेटा डालेंगे कि इन शेल्टर होम, और जिनके कोई फैमिली खो गए तो वो लोग लॉगिन करके उनका प्रोफाइल बना सकते हैं कि ये मिसिंग है। तो फेस मैचिंग पे उन्हें बेस्ट मैच फाउंड करके देगा। तो हमने अभी ये चीज़ की। आगे हम लोग रेस्क्यू का एक ऐप बनाने वाले हैं कि कहीं भी कोई पर्सन दिखे, आपको बस उनका फोटो क्लिक करना है, लोकेशन ऑटोमेटिक जाएगा और नियर बाई शेल्टर पे पॉपअप जाएगा कि 1 रेस्क्यू रिक्वेस्ट, जो एक्सेप्ट करेगा तो रेस्क्यूड बाय दिस पर्सन एंड शिफ्टेड टू दिस शेल्टर होम। तो ऐसे करके जैसे जैसे ज़रूरत लग रही है काम में, जो चीज़ें चैलेंजेस आ रहे हैं उसको धीरे धीरे सॉल्व करते जा रहे हैं। तो आपकी तरुण जी इस NGO का इस वक्त जो काफ़ी वॉलंटियर्स जुड़े हैं, तो कितने लोगों की टीम है?
हमारे यहाँ जो ऑन सैलरी टीम है वो 161 लोग हैं जो सैलरी बेस पे काम करते हैं। 161 लोग जिनको आप सैलरी पे करते हैं और वो आपकी टीम में है। बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि जैसे एक शेल्टर होम है तो शेल्टर होम में पूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसमें एक शेल्टर मैनेजर होता है जी। शेल्टर मैनेजर MSW क्वालिफाई होगा, वो पूरे शेल्टर की जिम्मेदारी लेगा। उसके अंदर केयर टेकर, सिक्योरिटी गार्ड, हाउसकीपिंग स्टाफ, ये सारे लोग उनके अंडर में होते हैं। और 5-6 शेल्टर पे एक प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है जो शेल्टर मैनेजर प्रोजेक्ट ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा। फिर कोई अगर मेजर इशू होता है तो फिर मेरा इन्वॉल्वमेंट होता है। बाकी चीज़ें ट्रेंड होती है टीम तो वो लोग कर लेते हैं। शेल्टर में बहुत सारी छोटी मोटी जिम्मेदारी हैं क्योंकि लाना एक बहुत बेसिक चीज़ है, वो एक बहुत बेसिक वीडियो हमने देखा। उसके बाद जो मेन चीज़ होता है वो स्टार्ट होता है कि उनका ट्रीटमेंट, उनको डेली हॉस्पिटल, बहुत सारे अब इस उम्र में बीमारियां होती हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाना, उनका डेली का जो लोग डाइपर पे हैं डाइपर चेंज करना, उनका दवा टाइम से देना, उनको खाना देना, ये सारी चीज़ें जुड़ी। जो बच्चे हैं उनका स्कूल का टाइमिंग, स्कूल जाना, उनको पीछे से ट्यूशन चीज़ें करना। तो इसके लिए एक प्रॉपर एक 24 आवर टीम चाहिए, वो लोग काम करते हैं। रेस्क्यू की टीम होती है। तो हमारे डेडिकेटेड स्टाफ के साथ ही हम लोग वर्क करते हैं। तो डेफिनेटली तरुण जी इस बारे में आपके शेल्टर्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के बारे में जानेंगे, पर उससे पहले शेल्टर में तो एक पर्सन को बाद में ले जाया जाता है, पर सबसे पहले आपकी रेस्क्यू टीम पहुंचती है मदद करने के लिए। और आपने जैसा बताया आप वहाँ पे लोगों की स्टोरीज सुनते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड देन यू डिसाइड। तो तरुण जी डेफिनेटली इतने वक्त में ना जाने कितनी ऐसी कहानियाँ आपने सुनी होंगी। हम आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी बहुत बार देखते हैं कि आप लोगों की वीडियोज़ डालते हैं कि वो कितनी बुरी हालत में होते हैं कई बार जब आप उनको रेस्क्यू करते हैं। तो इस पूरी जर्नी में तरुण जी, जहाँ शायद आपने हज़ारों लोगों की कहानियाँ सुनी हैं, कोई ऐसी स्टोरीज जो आपको लगा हो कि यार आप भी वो सुन के हिल गए? मतलब कुछ ऐसे केसेस जब आप उनको रेस्क्यू करने पहुंचे और जब आपने उनकी कहानी सुनी तो वो आपके लिए भी बहुत बड़ा एक दिल तोड़ने वाली बात थी? देखिए, अभी काफ़ी टाइम हो गया इस काम में, तो कहते हैं ना इमोशन हमारा धीरे धीरे कंट्रोल्ड हो जाता है। जी। अब मैं एक सिस्टम की तरह वर्क करता हूँ। मतलब कहानियाँ तो आप जितनी तरह की बुराइयाँ और जितनी तरह की चीज़ें सोच सकते हो वो सबके कम से कम 50 एग्जाम्पल होंगे जो मैंने अपनी लाइफ में फेस किया और देखा है। हर तरह की चीज़ मिलती है और डेली लाइफ का रूटीन का एक्सपीरियंस रहता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ जब लोगों को हम देखते हैं, अभी एक रेस्क्यू था साथ में कि कोई ओल्ड एज है, सड़क पे है, लेटे हुए थे एयरपोर्ट पे, उनके शरीर पे हज़ारों कीड़े थे लेकिन उनका प्राण नहीं छूट रहा है। तो जब वहाँ पहुँचे ना, वहाँ 5 मिनट खड़ा रहना मुश्किल था कि उनके पास खड़ा रह के बात कैसे करें, इतना स्मेल आ रहा है कि हम पुल बैक हो रहे हैं। कोई ओल्ड मेल थे? फीमेल थी। yes. ठीक है। तो वहाँ पे रुकना बहुत मुश्किल था। तो ये सोच के कि ये इस दर्द के साथ, इस चीज़ के साथ रोज जी रहा है और उनकी बॉडी में कीड़े लग गए। कीड़े हज़ारों कीड़े। ऐसे तो कई केसेस मिलते हैं, मेल का भी मिला है, बहुत सारी मिले हैं जो पूरे शरीर हम क्या सुनते हैं कि कीड़े लग जाए, और कीड़े जब आपके पूरे मांस को खा जाए, आपके हड्डी तक को खा जाए और आपकी वेंस खाली लटक रही है, वैसे में कि पूरा पैर आपका आधा खा गए और वहाँ पे सब चीज़ दिख रहा है, हज़ारों कीड़े हैं, जंप कर रहे हैं। तो वो केस में उनको लाना, उनको उठा के, और वो जो दर्द में होते हैं ना, उनके दर्द सहने की मतलब उनको सेंसेशन ख़त्म हो जाता है। जब वहाँ पे सीजर लगा रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं, उनको फील ही नहीं हो रहा है। इतना दर्द सह लिया कि वो सब दर्द का कोई उनको कट भी कर दे तो भी दर्द नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में चले जाते हैं। तो जब देखते कि हमारी ज़िंदगी, हम तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, हाँ, ये लोग कितने तकलीफ में है। हम लोग तो मतलब थोड़ी सी किसी चीज़ पे ऐसे हो जाता है कि डिप्रेशन हिट कर जाते हैं, इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं, पर ये चीज़ें देखें तो। और ऐसे लोगों से जब हम मिलते, काफ़ी लोग ऐसे जब तकलीफ में होते हैं ना, हम लोग 50-100 रुपये की कोई अहमियत नहीं समझते हैं। हाँ। लेकिन मैंने लोगों को 10 रुपये देख के भी खुश होते देखा है कि यार 10 रुपया मिल गया, कितनी बड़ी बात है। एक खाना जब मुंह के अंदर जाता है ना, उनके अंदर एक स्माइल आती है कि लोगों की ज़रूरतें इतनी बेसिक सी हैं और हम इतनी सारी चीज़ों में परेशान हैं। हमारे पास सब कुछ है फिर भी कह रहे हैं यार लाइफ में ये नहीं है, हम डिप्रेस्ड हैं, हम सब दुखी हैं। तो हमारी जो ज़िंदगी है अभी भी लाखों लोगों का वो सपना है। ये चीज़ें हमें सोचना चाहिए, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो का एक प्लस पॉइंट, काफ़ी लोग इसको देख के मोटिवेट होते हैं। उन्हें कम पे काफ़ी फ़ोन आते हैं कि सर आपकी वीडियो देखें। तो हम लोग गए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास, अपने मम्मी फादर बैठ के बात किए, तो हमें बड़ा सुकून मिला। हमें पता चला उनके मन में कितनी बातें थी, हम कभी सोच ही नहीं पा रहे थे उस चीज़ों में। तो ये जो चीज़ें हैं, इसमें सबका इक्वल रोल है। कहीं ना कहीं माँ बाप भी जिम्मेदार हैं कि वो लोग इतना कंफर्ट दे दिया ना आजकल बच्चों को कि वो बच्चे कुछ जान ही नहीं रहे, उनकी गलती भी नहीं है। हाँ। उनको पता ही नहीं है।
और हम लोग कंफ्यूज हैं। माँ बाप से मैं मिलता हूँ, काफ़ी देखता हूँ बच्चों को छोटा सा खरोंच लगता है, अरे इसको ऐसा हो गया, स्कूल में जाके टीचरों से लड़ रहे हैं, कहीं भी लड़ रहे हैं, क्यों इसको डांट दिया, क्यों ऐसे कर दिया, आपको लॉज नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है। तो इतना ज़्यादा हम उनको ओवर पैम्परिंग कर रहे हैं ना कि बच्चे स्ट्रगल भूल चुके हैं। उनको पता ही नहीं है कि तकलीफ क्या है। उनके लिए स्ट्रगल क्या है कि भाई मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, मेरे को गाड़ी नहीं दिला रहे, मैं बोल रहा हूँ मर्सिडीज दिला लो, दिला नहीं रहे, ये मेरे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। और वो इस बात से उतने ही दुखी है जितना एक बच्चा इस बात से दुखी है कि मेरे को आज रोटी नहीं मिला, मेरे को भूख लगा हुआ है। और दोनों का दुख का पैरामीटर अगर उनके अंदर से देखोगे तो उसको भी सेम दुख है, उसको भी सेम दुख है, लेकिन वो रियलाइज नहीं कर पा रहा है कि मेरे पास है क्या। आजकल आईफोन को लेके लोग, बच्चों के अंदर इतना वो हो जाता है कि मेरे को मम्मी पापा फोन नहीं दिला रहे, आईफोन नहीं दिला रहे, तो वो इतना ज्यादा नाराज है। पार्टी करनी है, मेरा बर्थडे है, मेरे दोस्त ने यहाँ पार्टी किया, मुझे भी पैसे दो, मुझे पार्टी करनी है, मुझे ये करना है, ये क्लब बुक करना है, यहाँ करवाना है, इनको अच्छी पार्टी दे। तो लोग इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और इसमें माँ बाप की भी गलती है कि मैं तो देखता हूँ अच्छे अच्छे माँ बाप को जो गांव से कहीं से मूव करके शहर में आते हैं, मेहनत करते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छे मुकाम तक पहुँचते हैं, लेकिन उसके बाद वो मेहनत वो अपने बच्चों से छीन लेते हैं। कि भाई अब मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरे बच्चे 4 व्हीलर में स्कूल जाएंगे, उनका पैर ज़मीन पे नहीं रहना चाहिए, उनको हर फैसिलिटी मिलेगी, उनको जो ब्रांडेड चाहिए मिलेगा, मैं इनको कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। तो इसे बोलते हैं मोह। कहावत होता है मोह और प्यार, 2 वर्ड है। मोह ये सिखाता है कि आप अपने बच्चों को अपने हिसाब से डाल रहे हो और उसमें आप खुद को प्राउड फील कर रहे हो। आप चाहते हो कहीं भी जाए तो बोले कि नहीं भाई इसका फादर ये है, इसका बाप ये है, और उसको सुन के आप बड़े खुश होते हो। ये मोह है। लेकिन प्रेम ये होता है कि मैं इसको एक स्ट्रगल सिखाऊं, मैं इसको इस काबिल बनाऊं कि अपने आप के अपने दम पे एक मुकाम तक पहुंचे और इसके नाम से मुझे जाना जाए कि यार इसके फादर ये है, इस बंदे के फादर ये है। तो ये होता है प्यार, कि आपने उसको संघर्ष सिखाया, एक अच्छा इंसान बनाया जिसके अंदर भावना है। ज़रूरत है आप कमाते हो, हर चीज़ करो, लेकिन उसके साथ साथ आपको इस चीज़ का भी कदर होना चाहिए कि कोई इंसान दुखी है तो मैं उसकी भी मदद करूं, मैं उनको भी हेल्प करूं जो समाज में नीचे। आप इमेजिन करो, हम विकसित भारत हम डेवलप कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। हमने एक तरफ बहुत सारी चीज़ें बना दी और एक तरफ एक वर्ग ऐसा है जो रोड पे है, जिनको ना एजुकेशन मिल रहा है, ना घर मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे जी? वो लोग आपका छीनेंगे, कल दिन आपके शरीर पे आके गन लगा देंगे, आपको चाकू मारेंगे। उनकी उसने कुछ सीखा नहीं, उसको कुछ स्किल नहीं है, उसको ये शॉर्टकट लग रहा है जीने खाने का, तो आप भी सुरक्षित नहीं हो जी। तो हमारा फर्ज बनता है, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो अपने साथ साथ कुछ लोगों को भी आगे लेके जाएं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और तरुण जी, जैसे अब आप रेस्क्यू के केसेस इतने ज़्यादा करते हैं सब, तो उसमें कभी ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे बुजुर्ग माँ बाप को बच्चों ने ऐसे छोड़ा हो सड़क पे, एंड जो कि अच्छे घरों से हो, नो डाउट वो एक अच्छी रिच फैमिलीज से वो आ रहे हो, लेकिन उसके बाद भी वो सड़कों पे ऐसे छोड़े गए हो? हज़ारों केस हैं ऐसे हज़ारों केस हैं। एक केस आया था, मैंने लिया था, उनके बच्चे फॉरेन में थे। उससे पहले भी एक केस आया था जिसमें कि उनके 7-8 बच्चे थे, सब समृद्ध थे। ऐसे तो बहुत सारे केस 8 बच्चे थे और 8 में से किसी ने भी नहीं रखा और उनको छोड़ दिया। जी बिल्कुल, ऐसे काफ़ी केस हैं, बहुत केस में। अभी तो दुनिया इतनी बेशरम हो गई है कि हमें सामने से ही कॉल करते हैं, हमें अपनी मम्मी को रखना है, आपके यहाँ पे क्या चार्ज लगेगा? तो अब बहुत अलग टाइम। क्या जवाब देते हैं आप उन लोगों? मैं तो बोलता हूँ कि भाई आप शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो। और चार्ज की बात रही, मैंने ये कोई सर्विस ओपन नहीं किया है जी। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए वर्क करता हूँ जिनका कोई नहीं है, जो रोड पे हैं, जो 1 रुपये नहीं दे सकते हैं, और हमारा कोई भी तरह का मॉनिटरी वो नहीं होता। हमारे यहाँ टोटली चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। कोई भी इंसान का कोई वो नहीं है, क्योंकि ये लोग कहाँ से देंगे, इनका तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि तो पीछे भी ऐसी कई 1-2 न्यूज़ेस आई थी कि बच्चे पेरेंट्स को ट्रेन स्टेशन पे लेकर गए, फिर वो आ रहे हो, ट्रेन लेके चले गए, एंड पेरेंट्स स्टेशन पे ही बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि अभी बच्चे आएंगे, बेटा आएगा, और वो आया ही नहीं। ऐसे काफ़ी किस्से हैं। कहते कुछ चीज़ें तो आती ही नहीं है, इतने वृद्धाश्रम है, इतने, हर किसी की अपनी एक कहानी है, और बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो चीज़ हम देख नहीं पाते हैं। मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इतने टाइम का, उसमें मैंने देखा है कि जो मेरे शेल्टर में लोग हैं उसमें 3 कारण से, हम सिर्फ एक पहलू नहीं देख सकते हैं। तो जो लोग रहते हैं उसमें 3 कारण में मेरा पहला कारण ये है कि जो कुछ लोग दुखी हैं अपने बुढ़ापे में, उसका कारण ये है उनके जवानी का कर्म। जवानी का कर्म क्या है? जब हम यंग होते हैं ना, हमें किसी चीज़ की नहीं पड़ी होती है, हम मस्त खाते हैं पीते हैं, किसी से मतलब नहीं रखते हैं, किसी की जरूरत नहीं होती है,
हम जितना अर्न करते हैं उतने में उड़ाते हैं, ऐश करते हैं। ना हमने कोई अच्छे दोस्त बनाए, ना हमने अच्छे संबंध बनाए, ना हमने सोसाइटी के लिए कुछ किया। तो हमारा बड़ा प्रेजेंट को जी के हम बड़े खुश रहते हैं। फिर जब बुढ़ापा आता है ना तो हम बड़े अलोन हो जाते हैं कि यार कुछ नहीं है हमारे पास, तो हमारा तो कोई रिश्तेदार नहीं है, हमने शादी नहीं की, हमने तो किसी के लिए कुछ किया नहीं, हम तो बड़े मतलबी जी रहे थे। आज हमारे पास कोई नहीं है देखने के लिए, क्योंकि बुढ़ापे में आपका शरीर काम करना बंद कर देता है जी। तो वो उनके जवानी का कर्म होता है कि जब हम अच्छे वक्त में कुछ अच्छा नहीं करते हैं ना, तो जब हमारा बैड टाइम आता है तो हम अलोन रह जाते हैं। तो इसलिए इस वक्त पे कर्म करना चाहिए, समाज के लिए करना चाहिए। जब हम अपने माँ बाप के लिए करते हैं, अपने बच्चों, वो हमारी जिम्मेदारी है जी। लेकिन उससे हटके जो हम निस्वार्थ भाव से करते हैं वो हमारा कर्मा है जी। तो हमें अपने कर्मा को कैलकुलेट करना चाहिए। तो ये लोग वो होते हैं कि अपने यंग टाइम में बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मस्त रहते हैं, कहीं भी रह लिए, पीजी लॉज जहाँ मिला रह गए, खाए पिए मौज में रहे, कुछ अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। तो वो लोग भी बुढ़ापे में दुखी होते हैं जी। दूसरे लोग हैं जो अपने स्वभाव की वजह से दुखी हैं। उनको भगवान ने सब कुछ दिया है जी, बच्चे दिए हैं, परिवार दिया है, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा है ना कि बस मुझे ये चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा, मुझे नहीं रहना इनके साथ। क्रोध, एक्सपेक्टेशन, अहंकार। जैसे एक छोटा सा किस्सा कहता हूँ कि एक हम सास बहू के बहुत किस्से सुनते हैं कि सास बहू में लड़ाई, एक एनिमी रिलेशन माइंड में पहले से फिट होता है। तो जब शादी करके एक लड़की घर में आती है तो माँ का जो एटीट्यूड होता है कि भाई ये घर में आई, ठीक है, सास का, हम इतने दिन से, मेरा लड़का है मेरे कंट्रोल में, आज तक मेरे से बात, क्योंकि भाई लड़के के पास भी कोई बात करने वाला नहीं था, माँ के पास भी लड़का ही था। अब एक नए पर्सन का एंट्री होता है, अब वो उसके साथ रह रहा है, उसके साथ खा रहा है, उसकी वाइफ है, घूम रहा है, मैक्सिमम टाइम उसके साथ व्यतीत कर रहा है। तो माँ के लाइफस्टाइल में कुछ लैगिंग मिला कि यार ये बहुत दूर हो गया है, तो मेरे साथ आके बात नहीं कर रहा है, इसने कुछ पढ़ा उड़ा दिया है, तो उसको अपने लाइफस्टाइल में कुछ कमी लग रही होती है, एक साइकोलॉजिकल है। तो फिर वो उससे ना जेलसी करने लगती है, और जेलसी ही कब नफरत में बदल जाता है हमें पता नहीं चलता है। फिर उसको नफरत हो जाती है उससे कि ये कुछ उल्टा सीधा सिखाती है, इसने मेरे लड़के को कब्जे में कर लिया, बिगाड़ दिया है। फिर उसको उसकी हर एक्टिविटी में बुराई नजर आती है। अगर कोई मेहमान आया, उसने पानी दे दिया लाके, सबके नज़र में अच्छा बनना चाहती है। वो अगर पूजा करने बैठी, दिखावा कर रही है, ढोंग कर रही है, दिखा रही है बहुत संस्कारी हूँ, अंदर से तो बदमाश है। तो उसको उसकी हर एक्टिविटी खराब लगती है। फिर वो कुछ चीज़ें अपने, मतलब कहते हैं ना, हम जब क्रोध में होते हैं, जेलसी में होते हैं, तो हमारी विवेक सबसे पहले नष्ट हो जाती है। फिर वो कुछ से कुछ करने लगती है, कुछ करेगी, परेशान करेगी, कुछ भाई मुझे यहाँ जाना है, ब्लैकमेल करेगी, मैं तो नहीं रहना इस घर में, मैं वृद्धाश्रम चली जाती हूँ, इस तरह की चीज़ें वो शुरू करती है। फिर वो उठ के रोड पे जाके चले जाएगी कि चलो अब कुछ नहीं हो रहा है, मैं इसकी इमेज डाउन करूँगी, मैं रोड पे रहूँगी ना, समाज इसको बोलेगा अपनी माँ का ध्यान नहीं रखता, बीवी के चक्कर में पड़ गया है, तो मज़ा आएगा मुझे। तो वो अपने स्वभाव की वजह से दुखी है। उसको ना कुदरत ने दुखी किया है, ना ईश्वर ने दुखी किया है, वो खुद दुखी होना चाहती है। उसका एटीट्यूड ऐसा है। और ये वाली साइड आई गेस लोग देखते नहीं है यूजुअली, लोगों को दिखता है कि यार वो बेचारा सड़क पे है, तो किसी ने उसके साथ गलत किया होगा। हम एक भावनात्मक देश में रहते हैं। अगर कोई बूढ़ी माँ कोई भी रोड पे दिखता है ना, हम सीधा उसके बेटे को, उसके बच्चों को गाली देते हैं, कैसे औलाद होगी इसकी, कैसा होगा, माँ बाप को छोड़ दिया है। देखिए एक्चुअल में कभी ना कभी माँ बाप भी दोषी होते हैं। जब हम चीज़ों को करीब से देखते हैं, जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि चीज़ें क्या होती है। तो मैंने ऐसे काफ़ी देखे हैं कि वो अपने स्वभाव की वजह से दुखी है। चलो बच्चे नहीं भी है ना, दूसरे रिलेटिव भी रख रहे हैं, कुछ ऐसे बुजुर्ग भी हैं जो बड़े शांति से रह रहे हैं, सह के रह रहे हैं, प्यार से सबसे बात कर रहे हैं, जो मिल रहा है खा रहे हैं, सबसे प्यार कर रहे हैं, तो उनको दूसरे रिश्तेदार भी रख ले रहे हैं, क्या नहीं यार बहुत प्यारी है। अभी एक रिसेंट केस हुआ था, मैं एक रेस्क्यू करके लाया, तो पहली बार ऐसा हुआ कि उनको रखने के लिए 5 लोग लड़ रहे हैं। उनके 5 फैमिली मेम्बर आ गए, 5 बहनें थी, एक बहन जो बड़ी थी वो होमलेस कंडीशन में भूल के रोड पे आ गई। उनको मैं लेके आया, वीडियो गया, सबको पता चला, आए सब 5 फैमिली वाले, वो बोले उसको मत देना, वो बोले उसको मत देना, उसको मत देना, सब पहुंच गए वहाँ पे, लड़ाई करने लग गए, मेरे पास रहेगी, तुमने ध्यान से नहीं, मेरे पास रहेगी। मैं पूछा भाई क्या रीज़न क्या है, अभी तक तो मैं नहीं रखने के लिए लोगों को लड़ते देखा हूँ, आप लोग रखने के लिए लड़ रहे हो? तो बोले नहीं, इसने ज़िंदगी में सबका अच्छा किया है, इसने शादी नहीं की, इसने सारे बहनों को पाला, हम सबको ध्यान रखा है, अभी हमको इनको रखना है जी। तो उनके अंदर हुआ है, तो उसने जो कर्म किया ना, वो कर्म का फल मिल रहा है कि उसको रखने के लिए लोग मर रहे हैं जी। तो कुछ चीजें हमारे कर्मा पे भी होती है, हर चीज कुदरत या ईश्वर नहीं करता है। तो ये सेकंड। थर्ड केस होता है जो जेन्युइन दुखी होते हैं कि कुदरत ने कुछ ऐसा हादसा किया, एक्सीडेंट हुआ, बच्चे चले गए, या संतान नहीं हुआ, वो अच्छे थे, सबके साथ अच्छा करते थे, फिर भी उनके साथ बुरा हो रहा है। तो उनको एक ऐसी जगह, क्योंकि कुछ आबादी ऐसी भी है जिनका कुछ है ही नहीं,
कुछ ना घर है, ना परिवार है, ना बच्चे हैं, और बुढ़ापा आ गया तो उनको रहने के लिए कोई तो व्यवस्था होनी चाहिए ना, तो वो लोग शेल्टर होम या वृद्धाश्रम में रहते हैं। तो ये 3 कैटेगरी के मैंने लोग देखे अपने अनुभव से, और फिर समझा कि हाँ रियलिटी में क्या होता है। तो मैं अब बहुत प्रैक्टिकल हो चुका हूँ। हाँ। इन सब कामों को करते करते मेरा इमोशन कंट्रोल में है। मेरे सामने अगर कोई फेक पर्सन पूरा रो रो के बह भी जाएगा ना, मैं हिलूंगा भी नहीं। हाँ। और कोई अगर जेन्यून है और उसको एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है तो मुंह भी नहीं खोलेगा, मुझे पता चल जाएगा कि इसको नीड है। हर आदमी बोल नहीं पाता है, हर आदमी, कुछ आदमी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, कुछ आदमी ओवर एक्सप्रेसिव होता है, जितना होता नहीं है उससे ज़्यादा वो रो धो के मैं मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, बहुत बोलता है। तो वो सारी चीज़ें समझने की एक ताकत आ गई। वो सारी चीज़ें, ह्यूमन बिहेवियर कहते हैं ना, फेस रीडिंग, बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। रेस्क्यू पार्ट का एक मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जब हम रेस्क्यू में जाते हैं, हमें कॉल आता है, एक इंसान है रोड पे, वो इंसान से मैं पहली बार मिलने जा रहा हूँ। आप वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पे कि भाई ये तो ना स्क्रिप्ट है, ना इसमें रीटेक होगा, ना इसमें कट होगा। अब उनको थोड़ी बोलेंगे नहीं नहीं अच्छा नहीं बना, फिर से करो। तो वो तो उनको तो पता भी नहीं होता है कि मोबाइल है। तो जब जाते हैं ना तो हमारी फीलिंग बहुत काम करती है। कि मैंने ये चीज़ें सीखी है, पहले मैं नहीं मानता था, लेकिन मैंने माना कि ऑरा क्या होता है, पॉजिटिविटी की ताकत क्या होती है। जब मैं उनके पास जाता हूँ तो वो इंसान रोड पे है, उनसे कई लोग आते हैं, मिलते हैं, चलना है, वो बहुत एग्रेसिव बिहेव करते हैं, बात नहीं करते, किसी पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि अभी तक उन्होंने बुरा ही अनुभव किया है। और जब मैं जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ कि दादी मैं आपकी मदद करने आया हूँ, वो तुरंत आ जाते हैं। आप इमेजिन करो, आप ही हो, आप तो समझदार हो, सबको, आपको कोई कहे चलो भाई मेरी गाड़ी में बैठो, मैं आपको अच्छा करने ले जा रहा हूँ, आप जाओगे? 10 बार सोचो भाई कहाँ ले जाएगा, क्या करेगा, कुछ कर तो नहीं देगा। तो वो कैसे विश्वास आता है। तो मैंने वो एक एनर्जी देखी कि जब हम किसी को अच्छा करने की एनर्जी डेवलप करते हैं कि मुझे इनके लिए अच्छा करना है, हमारा पूरा शरीर उस चीज़ में, माइंड कि नहीं मुझे इनके लिए अच्छा करना है, तो सामने वाले को ना फील हो जाता है। वो आपके आसपास एक ऑरा जनरेट होता है जो उसको फील होता है कि वो आपकी आंखों में देख के समझ आता है ये मेरे लिए अच्छा करेगा, और वो उस बहाव में बह जाता है और आपके साथ बैठ के आ जाता है। तो ये चीज़ें मैंने फील की है। एक टच होता है ना, जब हम जाके उनको स्पर्श करते हैं तो एक टच बहुत कुछ कहता है जी। अगर हम किसी को टच करते हैं उसको समझ में आता है ये केयर का टच है या ये गलत टच है। टच तो टच ही होता है लेकिन उसमें सारे सेंसेशन होते हैं। तो ये चीज़ें मैंने फील की। फिर उनको लाते हैं, अच्छा करते हैं, तो उनके अंदर से जो एक लास्ट में जो स्माइल निकलता है, जो उनका हाथ ऑटोमेटिक आके सर पे आता है, ये कह सकते हो मेरा टारगेट है कि मैं उनको इतना अच्छे से करता हूँ, इतना अच्छे से प्यार से करता हूँ कि वो ऑटोमेटिक रख के जब बेटा बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो अमेजिंग फीलिंग है। और वो मिलने के बाद लगता है ना सब खत्म। जो रेस्क्यू में गए, नाइट बिगड़ा, रात बिगड़ा, परेशानी हुई, वो सब एक हाथ रखने से एकदम एनर्जी लेवल वहीं आ जाता है जी। तो ये सब एक फील करने की चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तरुण जी, अब जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया कि बुजुर्गों के रेस्क्यू के बारे में, कैसे वो होमलेस हो जाते हैं, तो क्या ये सिर्फ आपको बुजुर्ग लोग ही मिलते हैं? कभी जवानों का रेस्क्यू भी आता है, जो यंग लोग हैं अपने अर्ली एजेस में है लाइफ के, उनके लिए भी आप लोग ये रेस्क्यू? हमारे शेल्टर्स में यंग एज वाले हैं, डिसेबल हैं, सिंगल मदर हैं, और सभी तरह के हैं। आप रिलेशनशिप कोच है तो मैं आपसे थोड़ा रिलेशनशिप को लेके बोलूँगा। आजकल रिलेशनशिप एकदम जीरो है। ट्रू। संबंध खत्म हो चुका है। लोग इतने प्रैक्टिकल हो गए, इतने ऑप्शंस मिल रहे हैं लोगों को कि लोग किसी सेटिस्फाइड ही नहीं है जी। चाहे हम लड़का लड़की की बात करें या रिलेशन में देखें, पति पत्नी, इतने तलाक पहले एक बहुत बड़ा वर्ड होता था। हम लोग गांव में सुनते भी नहीं थे किसी का तलाक हुआ है, और एक आध अगर दूर दराज शहर में जाके भी हो गया ना, पूरे गांव में फैला तलाक हो गया, भाई बहुत बड़ी बात हो गई। आज तो बहुत कैजुअल है। सुनते उसका डाइवोर्स हो गया, हाँ ठीक है डाइवोर्स हो गया, अच्छी बात नहीं जम रहा था, अलग हो गया। तो इसका रीज़न है लाइफस्टाइल, अवेलेबिलिटी, और जो अभी चल रहा है समय में। पहले क्या होता था, लोग लिमिटेड लोगों में रहते थे। शादी हुई, उनको लगा ये हमारा पति है, इनके साथ ही रहना है। एक प्रथा थी कि जो लेडीज़ है उनका ज़्यादा इंटरेक्शन लोगों से नहीं हो रहा है। पुरुष है वो भी वो मर्यादा रखता था किसी के साथ। जैसे हम देखते थे बाहर बैठ रहे हैं, पुरुष का मीटिंग अलग चल रहा है, लेडीज़ का मीटिंग अलग चल रहा है। अभी क्या है, सबका मीटिंग सबका साथ में चल रहा है। सोशल मीडिया ने चीज़ें और इजी कर दी है। अब हर आदमी एक पॉइंट पे जाके ना, ये रील से बहुत इन्फ्लुएंस है। जो आपके रील्स होते हैं और बहुत सारे रील्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो हमारी माइंड में चल रहा हो तो हमें दिखता है। अगर किसी के माइंड में आए कि यार मेरा जो है हस्बैंड मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है,
तो रील उसको इस माइंड को सपोर्ट करने में पूरा काम करेगा। True. कि भाई वो 2 घंटे से तुम्हें बात नहीं कर रहा है, मतलब तुम पे ध्यान नहीं दे रहा है। वो तुम्हें फोन नहीं कर रहा है, तुम पे ध्यान नहीं दे रहा है। वो तुम्हारे गिफ्ट नहीं ला रहा है, तुम पे ध्यान नहीं दे रहा है। वो तुम्हारे, तो उसको पूरे सारे सिग्नल्स मिलेंगे कि ये 100% मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा है, मैं अपनी जगह सही हूँ, ये सब रील्स मुझे कह रहे हैं कि तुम सही हो, और उसको कारण मिल जाता है। कमियां हर किसी में होती है और संतुष्ट कोई नहीं रह सकता है। किसी का अगर एकदम पतला पति है तो उसको बॉडी बिल्डर अट्रैक्ट करता है, किसी का एकदम ओवर पैम्परिंग वाला है तो कहता है यार इससे तो मैनली वाइब नहीं आ रहा है, ये तो पूरा बिछा रहता है, मजा नहीं आ रहा लाइफ में। किसी का पूरा एकदम डोमिनेटिंग है तो यार इतना डोमिनेट थोड़ी होता है। तो हर आदमी को कुछ ना कुछ कमी है और उस कमी को वो ढूंढता है, और उस कमी में उसको कोई मिलता है तो कहता है नहीं यार ये लाइफ है, ये चाहिए हमें। तो आदमी इतना फास्ट डिसीजन ले रहा है ना, सहनशीलता खत्म हो चुकी है, रिश्तों में कुछ देना नहीं जान रहा है, सिर्फ लेने की भावना रख रहा है। कुछ भी हो रहा है रिवेंज मोड में जा रहा है, इसने गलत किया, हम रुकेंगे नहीं, हम ठहरेंगे नहीं, हम इसको सुधारेंगे नहीं, हम भी गलत करेंगे, तब बदलाव मिलेगा, तब इसको पता चलेगा। तो हम इस मोड में चले गए। बाकी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। अब एक पर्सनल इंसिडेंट है, मेरे एक फ्रेंड ही थे, मिले, उनका कुछ मैरिज था तो कुछ अफेयर चल रहा था। तो बंदा अफेयर में मतलब ऐसे साल वाल में मिलता था, तो मिलने गया। तो मिलने पे उसने बोला ना, मैंने घर पे बहुत बहाने बनाए, कुछ कुछ बोला कि मैं जा रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूँ, ये वो करके जा रहा हूँ, और मैं आया। तो बोला जब मैं गया ना मिलने तो मुझे वाइफ का मैसेज आता है कि आपका काम अच्छे से हो जाए, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, प्रे कर रही हूँ भगवान से, और एक अच्छा वर्ड्स वगैरह उसने लिखे। तो उसके आंखें से आंसू आ गया, क्या मैं क्या कर रहा हूँ, कोई मेरे पे ट्रस्ट कर रही है जी। हो सकता है उसकी वाइफ को पता हो ये कहाँ जा रहा है, लेकिन उसने कौन सा वे चुना सुधारने का, सही रास्ते पे। आज के ज़माने में हर कोई एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड में है, लोग मिलते हैं, काम में जाते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में 10 सब साथ में काम करते हैं। तो आपके पास रीज़न होना चाहिए बंधे रहने का। नहीं तो समाज तो बहुत सारे हैं ऐसे चीज़ों का, तो संबंध टूटता जा रहा है। और मेरे को ऐसा जैसा दिख रहा है अभी के सिनेरियो से, आज के युवाओं को शादियों में विश्वास नहीं है। आने वाले समय में शादी का कंसेप्ट भी खत्म हो जाएगा, काफी हद तक अब विश्वास हट रहा है, हट रहा है। लोग देखते हैं अभी, पहले जो होता था वो अब नहीं है, अब लोग शादी से भागते हैं। अलग अलग तरह के नाम आ गए रिलेशनशिप के, 2-4 तो सुने मैंने, पता नहीं ज़्यादा। तो समय बहुत तेजी से बदल रहा है और इसी समय में लोग बिल्कुल ओपन बात करने लगे। सबसे बड़ी बात है एकदम डायरेक्ट बात करते हैं। किसी को कुछ रहता है डायरेक्ट, हाँ शादी को कितना प्रॉपर्टी है आपके पास, कहाँ रखोगे, मुझे अकेले रहना है, मुझे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना है। तो सारी चीज़ें लोग बहुत डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से संबंध बहुत कच्चा होता जा रहा है आज के टाइम पे। तो तरुण जी, अब जैसे आपने बताया कि आपके शेल्टर में हर तरह के लोग आते हैं, तो अब ज़रा जानना चाहेंगे कि शेल्टर के अंदर का एटमॉस्फेयर कैसा होता है। पहले तो लाइक ये जितने भी शेल्टर्स हैं, आप इनके लिए लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये कैसे अरेंज करते हैं? जी, शेल्टर में देखिए हमें काफ़ी सपोर्ट्स होते हैं। जो लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट सपोर्ट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट हमें शेल्टर होम बनाती है, हर नगर पालिका में शेल्टर होम है। सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोविज़न था कि हाउसिंग फॉर ऑल का राइट्स होता है, काफ़ी एनजीओज ने उसके लिए फ़ाइट किया, PIL किया। तो एक ऑर्डर आया कि जो भी 5 लाख से ऊपर पॉपुलेशन के सिटी हैं वहाँ पे आपको कंपलसरी शेल्टर क्रिएट करना है। 100 मतलब 1 लाख पे 100 लोगों का शेल्टर, और कुछ जगह होमलेस के सर्वे भी करवाए गए और शेल्टर बनाने का ऑर्डर दिया गया, जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग थी। और चलाने के लिए किसी NGO को देना है, क्योंकि उन्हें अनुभव है तो वो चलाएंगे। तो ऐसे करके शेल्टर्स हमें गवर्नमेंट से मिलते हैं। बाकी जो ऑपरेशन रहता है, खिलाना पिलाना, बाकी सब चीज़ वो हमारा NGO रहता है, जो हम पब्लिक सपोर्ट से करते हैं। उनका ट्रीटमेंट, इलाज, बहुत सारी अतिरिक्त चीज़ें हैं, तो वो हम लोग पब्लिक सपोर्ट से करते हैं। पुलिस का सपोर्ट रहता है, हमें पुलिस वेरिफिकेशन में, प्रोटेक्शन में, कहीं भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो पुलिस आती है। कुछ जो लोकल निजी डॉक्टर्स होते हैं उनका सपोर्ट रहता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का सपोर्ट रहता है कि हमारे केस में प्रायोरिटी मिलता है, इलाज फ्री में हो जाता है। गवर्नमेंट स्कूल का सपोर्ट होता है, हमारे बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिलता है। तो ये सबका कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कहूँ कि मैं ही कर रहा हूँ, नहीं, मेरा काम है लोगों को बेस्ट चीज़ें देना, उनको जोड़ना। तो जब जो चीज़ के लिए हमारे पास अवेलेबिलिटी है, गवर्नमेंट में वो सारी चीज़ें हैं, तो हम उसको क्यों ना यूज़ करें। तो इसीलिए मैं कंबाइंडली वर्क करता हूँ और सबके सपोर्ट से काम करता हूँ, तभी हम बेस्ट दे पा रहा हूँ इतने कम टाइम में। नहीं तो अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने जाऊँ तो करोड़ों करोड़ों की बिल्डिंग है और वो इतना फंड लाना करना, फिर मैं ज़्यादा देखोगे आप, जो लोग मैक्सिमम लोग जो शेल्टर चलाते हैं उनका 1 शेल्टर होता है, 2 होता है, उससे ज़्यादा वाले कोई नहीं मिलेंगे। मेरा आज 22 शेल्टर है। तो वो इसलिए है क्योंकि मैं ज्वाइन में काम करने में बिलीव करता हूँ। और इन 22 शेल्टर्स में लगभग कितने लोग इन टोटल होंगे जो अभी? 3000 लोग हैं।
3,000 लोग जो फुल टाइम उन शेल्टर्स में रहते हैं ना, आप लोग उनका ध्यान रखते हैं जी। तो अब जैसे इतने 3,000 लोग हैं, 3,000 लोगों का डेली का खाना, उनके कपड़े, वहाँ का हर चीज़, तो इन सब के लिए आप कैसे फंडिंग अरेंज करते हैं? इसमें हर तरह के, आपने जो पहला सवाल करा था ना, शेल्टर में हमारे पास 3 तरह के बेनिफिशियरी होते हैं, ठीक है, जो लोग रहने वाले हैं। एक होते हैं टेम्पररी होमलेस, ठीक है, एक होते हैं परमानेंट होमलेस, ठीक है, एक होते हैं सीजनल होमलेस, ठीक है। तो इन तीनों पे हम वर्क करते हैं। जो हमारे टेम्पररी होमलेस है वो कोई भी हो सकता है, मैं आप भी हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है। उसमें क्या होता है कि कई बार हम किसी शहर में गए, हमारा सब कुछ खो गया, हम कुछ टाइम के लिए हमें जगह नहीं है, तो हम शेल्टर होम प्रोवाइड करते हैं, 1 या 2 दिन के लिए उनका सॉल्यूशन कर देते हैं। कई बार क्या होता है, घर में लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ में, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, मुझे नहीं रहना, वो जाके रोड पे चली जाती है, तब उन्हें शेल्टर मिलता है कि भाई आप आओ, रहो, रोड पे मत रहो, क्योंकि रोड पे रहने में उनके साथ कुछ हो गया, दुर्घटना कुछ बुरा हो गया तो परमानेंट होमलेस हो जाएगी। तो उनको लाके शेल्टर देते हैं, परिवार से सुलह करवाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, घर चले जाते हैं 2-4-5 दिन में। तो ये एक टेम्पररी में आता है, ये भी टेम्पररी में। तीसरा होता है, शहरों में क्या होता है, लोग इलाज करवाने आते हैं गांव से, दूसरे जगह से, बेचारे सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराना, उनके पास रहने के या होटल अफोर्ड करने के लिए पैसा नहीं होता है, तो इलाज तो कराते हैं, वो बाहरी गार्डन में सो जाते हैं, फुटपाथ पे सो जाते हैं, उस पेशेंट के साथ साथ वो भी सर्वाइव कर रहे होते हैं उतना ही, तो उनको हम लोग शेल्टर प्रोवाइड करते हैं जब तक इलाज चल रहा है, 10 दिन 5 दिन आप रहो, ठीक है। दूसरे क्या स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ आदिवासी इलाके के ऐसे गरीब स्टूडेंट होते हैं, वो पढ़ने आते हैं, वो बेचारे रूम रेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ऐसे स्टूडेंट को भी रखते हैं। हमारे साथ बहुत सारी बच्चियां हैं जो आदिवासी क्षेत्र से हैं, वो यहाँ नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हैं, कितने पढ़ के चले गए, उनको जॉब मिल गया, तो उनको शेल्टर होम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे टेम्पररी कैटेगरी, कुछ एग्जाम्स देने आए तो ये टेम्पररी है। दूसरा होता है हमारा सीजनल में हम लोग होमलेस फैमिली को रेस्क्यू करते हैं। अच्छा। जिसमें हम देखते हैं कि कोई बच्चा बैलून बेच रहा है, पूरे परिवार के साथ है, हस्बैंड वाइफ बच्चे सबके सब फुटपाथ पे रह रहे हैं। यूजुअली ये लोग रेड लाइट्स वगैरह पे देखने को मिलते हैं, रेड लाइट्स के पास रहते हैं, कहीं भी वो फुटपाथ पे टेंट बना के सो रहे हैं, ब्रिज के नीचे सो रहे हैं, वो पूरी फैमिली होती है। उनका फैमिली बैकग्राउंड होता है कि उनके माँ बाप भी फुटपाथ पे थे, उनका जन्म भी फुटपाथ पे हुआ और वो वहीं रह रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है, रह रहे हैं ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है एजुकेशन का, और एजुकेशन में एड्रेस का, कि वो लोग फुटपाथ पे रह रहे हैं, उन्होंने नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी नहीं पढ़ने वाली है। वो भी बच्चे बहुत छोटी उम्र से हम देखते हैं रेड लाइट पे गुब्बारे बेच रहे हैं या चीज़ें बेच रहे हैं, या कई वो देखने को मिलते हैं जो गाड़ियों के आगे वो डांस करते हैं, वो कि कुछ पैसे, और वो उनका एक कहते हैं मजबूरी है। इस पे मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा। पहले ये कि ये सारी जो फैमिली होती है, अब हमारा टारगेट होता है बच्चों का, कि हम उन फैमिली को समझाते हैं कि आप हमारे साथ शेल्टर में चलो, और वहाँ पे हम उन बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, उनको वहाँ पे ट्यूशन क्लास करवाते हैं और बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान देते हैं, और इसका रिजल्ट बहुत टाइम में आता है, 6 साल 7 साल पढ़ाई में लगता है। और वो लोग सीजनल होते हैं कि वो है, और उस केस में उनकी फैमिली सही होते हैं, तो फैमिली में हम उनको वर्क के लिए, जैसे उनके हस्बैंड है वाइफ है, उनका डॉक्यूमेंट बनवाया, आधार कार्ड बनवाया, आयुष्मान कार्ड बनवाया, गवर्नमेंट की स्कीम से जोड़ा, फिर उनको हमने बैंक में अकाउंट खुलवाया, फिर उनको हमने कहा कि भाई आप काम कर सकते हो, तो सिक्योरिटी का, हाउस कीपिंग का, जो अनस्किल्ड लोग करते हैं वो काम से जोड़ा, उनको हम फ्री फूड प्रोवाइड नहीं करते। अच्छा। शुरू में दिया 1 महीने, फिर कहा कि अब आप खुद से खाना करो, आपको रहना मिल रहा है, रेंट नहीं लग रहा है, घर मिला है, कमरा मिला है, अब आप खुद से खाना करो। तो धीरे धीरे उनको हम इस लेवल पे लाते हैं कि वो रूम रेंट पे ले सके। और इसमें कहो कि भाई क्यों लेंगे, पहले तो रोड पे थे, तो लाइफस्टाइल यहाँ पे आता है। लाइफस्टाइल जब उनको पहली बार लाने जाते हैं ना, बहुत सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है रेस्क्यू किसी भी चीज़ का। उनको लाना जाते हैं ना तो बहुत एटीट्यूड में रहते हैं। हम जाएंगे, बोले आपको अच्छी जगह दे रहे हैं, पंखा मिलेगा, बेड मिलेगा, बोले हमें नहीं चाहिए, बोले हमको इधर मज़ा आता है, खुला मिलता है, आराम से सोते हैं, इधर टांग लटकाते हैं, यहाँ बीड़ी फूकते हैं, जो लाता है ड्रिंक करते हैं, वहाँ हमको सब पाबंदी होगा, डर लगता है उनको। जो लोग रोड पे रहते हैं वो वीआईपी लोगों से डरते हैं। आप उनको घर पे भी लाओ ना, चलो खाना खिलाता हूँ, तो आपके घर में घुसने में उनके पैर कांपते हैं, अरे क्या है, कैसा है, कुछ बुरा तो नहीं, कुछ गलत तो नहीं हो जा रहा हमसे, कैसे रहेंगे। उनको ये चीज़ सफोकेटिंग लगती है। ठीक है, हमें जो हम अपनी सुविधा अपने हिसाब से, हम अपने माइंड के हिसाब से, उनके माइंड के हिसाब से सोचेंगे तो समझ पाएगा। तो उनको ये सब चीज़ें बहुत डरावनी लगती है कि अरे बड़ा अलग है, वहाँ पे वॉचमैन है, गार्ड है, बंद कमरा है, मेरे को क्या करेंगे, पाबंदी होगी। तो उनको बड़ा कंफर्ट करना, भाई तू बाहर सो जाना, खुले में सोना है खुले में सो जाना, छत पे सो जाना, बड़ा ड्रिंक का ठीक है कर लेना थोड़ा सा, रात को किसी को डिस्टर्ब मत करना। हम उनको भगवान की तरह लाते हैं कि भाई हम पे एहसान कर दो, आ जाओ। ठीक है, फिर जब आते हैं रहते हैं, शुरू में उनको पता नहीं है, पंखा चालू है तो चालू छोड़ दिया, कहीं थूक दिया, उनको आदत थी रोड पे ऐसे थूकने की, हम सब चीज़ सहते हैं, उनको करेक्ट करते हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा। फिर जब थोड़ा टाइम बीतता है
वो जब बेड पे सो रहे हैं, पहले वो 5-5 दिन नहीं नहा रहे थे, अब बाथरूम में तो रोज़ नहा रहे हैं, अब साफ़ सुथरा रहने लगे, कपड़े मिल रहे हैं, वहाँ पे लोग आते हैं, IAS आते हैं, IPS आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उनके अंदर ड्रीम डेवलप हो रहा है कि मेरे बच्चे भी पढ़ सकते हैं जी। हमने सोचा था हमारे लिए चीज़ है नहीं, लेकिन पढ़ सकते हैं। फिर उनके अंदर एक लाइफस्टाइल होता है, वो नहा रहे हैं, सुबह तैयार व्यार होकर उठ रहे हैं, आ रहे हैं, तो अब जो 6 महीने बाद उनको इन सब चीज़ों की आदत हो गई ना, अब बोलोगे अब नहीं रख रहे भाई, रोड पे जाओ या तो भाड़े कर लो, तो वो रोड पे नहीं रह पाएंगे। हाँ। क्योंकि अब उनके लाइफस्टाइल में ये सारी चीज़ें एंटर हो चुकी हैं। हाँ। और उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए वो काम करेंगे जी। हर कोई अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ही काम करता है। हमारी डाइट क्या है, जितना मैं खाता हूँ उतना आप ही खाते होंगे, उतना वो भी खाते होंगे जी। सोने के लिए आपको भी एक ही बिस्तर चाहिए, 10 कमरे में तो नहीं सोओगे आप घूम घूम के। तो लाइफस्टाइल जैसे हमने बनाई है उसके लिए हम इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, तो उनके लाइफस्टाइल में चेंजिंग आता है, फिर उनको वो उस हिसाब से सोसाइटी में एंटर होते हैं और उनके पास सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सीजनल वाले होते हैं और इन पे काम करना बहुत टफ होता है और लॉन्ग टाइम तक होता है, क्योंकि इसमें हमारे आपके जैसे यंग लोग दिखेंगे जी। थर्ड जो होता है वो परमानेंट होमलेस होते हैं, जो फुल टाइम रहेंगे, जिन पे मैंने बताया बुजुर्ग, दादा दादी, कि भाई वो लोग कहीं नहीं जाएंगे, उनकी थोड़ी सी ज़िंदगी बची है, उस ज़िंदगी में उनको मान सम्मान, 2 वक्त का खाना, और वहीं पे उनकी डेथ होगी, तो वो परमानेंट होमलेस में आते हैं। तो इन तीनों को हम लोग शेल्टर होम में रखते हैं। तो जो परमानेंट होमलेस हैं यहाँ पे, जो यूजुअली आप कह रहे हो ज़्यादातर अपनी लाइफ के लास्ट स्टेजेस में है, जिनके पास वी नेवर नो कितना वक्त है कितना नहीं जी। तो ये लोग जब आपके शेल्टर रूम में रहते एक्सपायर होते हैं, इनकी डेथ होती है, तो आप लोग ही फिर इनके सारे लास्ट राइट्स वगैरह का ध्यान रखते हैं? सब चीज़ में एक प्रोटोकॉल होता है। जब हम रेस्क्यू करके भी लाते हैं ना, फर्स्ट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जहाँ से हम रेस्क्यू कर रहे हैं वहाँ के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना जी, कि हम इनको यहाँ से ले जा रहे हैं। अगर इनका कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल हो या इनको कुछ होता है, या आपको पता होना चाहिए कहाँ जा रहे हैं। दूसरा होता है जहाँ पे हम लाते हैं तो हमारे नियर बाई पुलिस स्टेशन में डेटा होता है कि ये लोग हमारे पास रह रहे हैं। तीसरा, जब कोई डेथ होती है तो डेथ में हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उसका PM करवाते हैं, पोस्टमार्टम करवाते हैं, पुलिस पंचनामा करवाते हैं, पुलिस आता है, पंचनामा होता है, फिर उनका हम लोग क्रिमिनेशन करते हैं, डेथ सर्टिफिकेट लेके फाइल कर देते हैं। ये ओल्ड एज में। कोई अगर यंग में डेथ होता है तो उनकी बॉडी को दफनाया जाता है, क्योंकि यंग है और कब को कोई इनका क्लेम करने वाला आ गया फैमिली मेम्बर मरने के बाद कि ये मेरा फैमिली था, तो फिर हमारे पास उसका DNA सैंपल रहना चाहिए। तो चाहे वो हिंदू धर्म से कोई भी धर्म से हो, वो करना पड़ता है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल है ठीक है गवर्नमेंट का, तो वो चीज़ों को हम फॉलो करते हैं। तो ये डेथ में रहता है। कई डेथ नेचुरल होती है, जो आता है रिपोर्ट में जैसा भी होता है, तो वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखने के लिए कि हाँ उनकी डेथ किस रीज़न से हुई, किस उम्र में हुई, तो हम लोग PM कंपलसरी करवाते हैं। तो जैसे कहते हैं कि इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता, जब आप किसी की मदद करने जाते हो, जब आप किसी की सहायता करते हो बुरे वक्त में, तो आप धर्म नहीं देखते। कभी आपके सामने ऐसा कभी कोई चैलेंज आया कि आपकी टीम में से कि किसी को ऐसा लगा हो कि यार नहीं, यहाँ तो इनका रिलीजन दूसरा है, तो हमें इनकी हेल्प नहीं करनी या हमें इनको वैसे ट्रीट नहीं करना? बिल्कुल। आप मेरा लोगो देखोगे जी, तो लोगो में सारे धर्म के सिंबल हैं। ओके। ऊपर में ओम है, इधर मुस्लिम का है, इधर क्रिश्चियन का है, इधर सिख का है, इधर सारे धर्म का हमने लोगो, इधर जैन का है जी। तो हमने लोगो में ही डाला है, और लोगो में एक लाइन लिखा हुआ है ह्यूमैनिटी फर्स्ट। तो जब हम रोड पे जाते हैं ना, मेरा एक ही मानना है कि जो इंसान भूखा है, जिसके शरीर पे तकलीफ है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। उसको सिर्फ रोटी चाहिए, उसको सिर्फ अपने तकलीफ से निवारण चाहिए। धर्म बड़े लोगों में होता है, वो लोग धर्म का खेल खेलते हैं, वो लोग धर्म को लेके अपनी चीजें करते हैं। जो गरीब पिस्ता गरीब लोग हैं, उनके लिए अपनी रोजी रोटी ही धर्म है, उनके लिए 2 वक्त का खाना ही धर्म है जी। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहावत भी आपने पिक्चर में सुनी है, भूख की मारी जनता है, 2 वक्त का खाना दे दो कोई भी झंडा उठा देगी। हाँ ठीक है। तो इनके लिए कोई धर्म लागू नहीं होता है। और दूसरी चीज़, एज अ सोशल वर्कर मैं नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस अपने आप को रखता हूँ कि मेरा धर्म इंसानियत पे है। जब मुझे देने वाले लोग मुझसे भेदभाव नहीं, मुझे तो नहीं पता मुझे कौन डोनेट कर रहा है, हाँ। तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं भी नहीं देखूं कि सामने कौन है। तो आज हमारे शेल्टर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग हैं, हाँ। और वो रह रहे हैं, और कोई भी भेदभाव नहीं है, और वो आपस में भी उतने ही प्यार और उतने ही उसके साथ रहते हैं। बिल्कुल। एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे एक शेल्टर में एक मुस्लिम पर्सन है जी। तो मैं जाता हूँ, एक कोई विजिटर आए मेरे से मिलने के लिए, और आए बैठे, और वो मेरे को मिलता है जब भी, तो टोपी लगाया रहता है, मेरे को बोलता है जय श्री राम। तो अब उसका पता नहीं क्यों बोलता है, उसकी मर्जी है। अब मैं गया तो मेरे साथ वो विजिटर है, उसने बोला जय श्री राम। वो बंदा ऐसे देखा,
तो भाई बड़ा कट्टर माहौल बना रखा है आपने तो, पक्के हिंदूवादी हो। बोला भाई कोई माहौल नहीं है, वो बेचारे का भी वो रोज़ा चल रहा था, उसको शुरू में हम लोग क्या जो उनका है ना 2-3 लोग, तो 4 बजे सुबह में उनको वो करना होता है, तो उनके लिए स्पेशल खाना बनता है। तो हर रिलीजन का हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। रिलीजन लोगों को जोड़ने के लिए बना है, ना कि तोड़ने के लिए। रिलीजन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी को मारो काटो। हर धर्म का एक ही कंसेप्ट है जी, जो मैंने देखा है। आप अगर धर्म को लेकर, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है रिलीजन, लेकिन चलो बोलते हैं। बोलने में यह है कि मैंने धर्म को ना, मैं मानता हूँ कि भगवान ने मुझे जन्म दिया है और जन्म के साथ हमें सारी इंद्रियां दी है और हम अपनी इंद्रियों को ही जागृत करके कोई भी काम करते हैं। भगवान आपको कुछ भी पड़ोस के नहीं देगा। आप दिन रात भगवान के सामने मिन्नतें करो, सर पटक लो, भगवान आपको कुछ भी नहीं देगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप कुछ नहीं करोगे, तो भगवान आपको कुछ नहीं देगा। तो भगवान हमारे लिए एक केंद्र होता है, हमारी चीज़ों को जागृत करने का एक केंद्र होता है। किसी भी धर्म में देखो, सब मेडिटेशन कर रहे हैं। हिंदू है, मंदिर में जाता है, शांति से पूजा करता है, घर में बैठता है, पूजा करता है, क्या करता है? वो मेडिटेट करता है किसी एक को भगवान मान के कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और वो खुद की एनर्जी को जगाता है और फिर वो उस काम को कर पाता है। दूसरी चीज़, मुस्लिम में देखोगे, उनका जो है जहाँ पे वो लोग नमाज पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कोई डीजे बजा के तो नहीं पढ़ते हैं, बड़े पीसफुल माहौल में पढ़ते हैं। क्रिश्चियन में देखोगे, वो वहाँ पे चर्च में होते हैं, कैंडल जलाते हैं, कितना पीस होता है, कोई आवाज़ भी नहीं कर सकता है, सब चुप रहते हैं। तो सब कहीं ना कहीं मेडिटेशन करके अपने अंदर की इंद्रियों को जगा रहे हैं। और धर्म की स्थापना लोगों को एकत्रित करने के लिए हुई थी। मेरा मानना है, हम साइंस के दृष्टिकोण से देखें तो सब कहते हैं बहुत पहले इंसान आया होगा। इवोल्यूशन तो हमें भी दिखता है, गांव की लाइफ दिखी है, शहर की लाइफ दिख रही है। तो इवोल्यूशन कहीं ना कहीं जंगलों से हुआ, लोगों का हुआ। इंसान एक प्राणी था, धीरे धीरे इवॉल्व किया। तो पहले उसने अपना एक कबीला बनाया। पहले बहुत सारे कबीले होते थे, उस कबीले का अपना एक नियम होता था। हर कबीले का एक देवी देवता होता था, उसका नियम होता था, वो उसी में घिरा रहता था। उनको नहीं पता था तब कि कौन कौन से भगवान है, उनको पता भी नहीं था कितने भगवान है। तो वो अपने कबीले में ही रहता था। उससे पहले हम देखेंगे, चलो गोरिल्ला चिंपांजी में तो 51 के झुंड में रहता है, एक उनका ग्रुप लीडर होता है और उसकी कैपेसिटी 51 की है। इंसान 100 पे आ गया कि 100 इंसान को लाइन से खड़ा करोगे, अब नाम बताओगे ना, 101 पे आके वो पहले का नाम भूल जाएगा। तो उसकी ब्रेन की कैपेसिटी है। तो उसने यूनाइट करने के लिए एक समुदाय बनाया कि हम कबीले में रहेंगे, एक जो पावरफुल आदमी होगा, ज़्यादा समझदार होगा, वो लीडर होगा। और उन्होंने कुछ उससे जुड़े नियम बनाए, ये नहीं करना, ये बुरा है, ये नहीं करना, ये अच्छा है। फिर वो चीज़ नोटेड हो गई। फिर धीरे धीरे वो जब 2-4 कबीले मिले, तो 2-4 कबीले मिलकर, ये हमारे यहाँ से और भी लोग हैं, फिर उनमें जो पावरफुल था वो बना। तो ये चीज़ें बढ़ती वो सोसाइटी बना, गांव बना, कस्बा बना, धर्म बना। आज धर्म लोगों को जोड़ने के लिए, अब मैं हिंदू, आप हिंदू, हमारी आधी चीज़ें कनेक्ट हो गई। जय बोले बाबा, जय श्री राम, हम कनेक्टेड है। तो ये हमें एक समरी दिया गया है पास्ट से अभी तक में। कोई भी कहानी, जो भी रामायण, महाभारत, ग्रंथ, जो भी हमारे देवी देवता आए, उन्होंने हमें एक समरी दिया जीवन को जीने के लिए कि क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। तो मर्यादा क्या है? भगवान धारण करने की चीज़ है, भगवान लड़ने की चीज़ नहीं है। आप लड़ रहे हो, आप झंडा लगा रहे हो, आप रैलियाँ निकाल रहे हो, आप मारधार मचा रहे हो, इससे भगवान प्रसन्न नहीं हो रहा है। भगवान ने आपको ये दिया है कि आप भगवान को धारण करो और भगवान बनो। भगवान श्री राम मनुष्य रूप में अवतार लिए, और जब वो भगवान थे तब लोग उनको भगवान एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अगर उनको सच में भगवान एक्सेप्ट करते तो उनको सीता मैया को छोड़ना नहीं पड़ता। भगवान है भाई, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हम क्यों क्वेश्चन उठाएं इन पे? ये साक्षात लक्ष्मी है, तो उनको क्यों छोड़ना पड़ा? कृष्ण भगवान थे, जब वो थे ना तो कहते थे मैं कृष्ण हूँ, मैं नारायण हूँ। आधे लोग मानते ही नहीं थे, बोले बार बार अपने आप को नारायण बोलता है, नारायण हो गए। तो जब जो भी भगवान रहे, साईं बाबा थे, लोग पत्थरे मारते थे, आज चले गए तो भगवान है, उनके बड़े बड़े मंदिर बन गए। तो हर कोई अपने कर्म से, अपने धर्म से और अपने आचरण से भगवान बनता है। भगवान इसलिए श्री रामचंद्र जी आए धरती पे, उन्होंने एक यात्रा किया, सब चीज़ किया, दिखाया मैं भी मनुष्य हूँ। अगर उनके अंदर मोह नहीं था तो सीता माता के हरण पे ही उनको रावण को मारना था। रावण दुराचारी था, पूरे देश को, पूरे समाज को कष्ट दे रहा था, तकलीफ दे रहा था, मार देते। ये रीज़न काफ़ी नहीं था, तो हरण करवाना जरूरी था। तो वो तो पर्सनल हो गया ना। तो क्यों? तो वो बताए कि मैं भी इंसान था और मैंने अपने आचरण से, अपने जीवन कथा से भगवान का रूप किया। तो भगवान धारण करने की चीज़ है, भगवान से सीखो। अगर हम देखें, एक मतलब बोलने में अगर हम सोचें, खुद से ही सोचिए, जितने देवी देवता हैं, श्री रामचंद्र जी हैं, कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, सारे देवी देवता सिर्फ भारत तक ही थे। पूरे ब्रह्मांड को बनाया,
पूरे सृष्टि को बनाया। हमारे शिव जी पूरे सृष्टि का वो है, हाँ, तो पूरे विष्णु भगवान पूरे सृष्टि का। तो सिर्फ घूमे, जितने भी कांड हुए, जितने भी चीजें हुए, जितनी भी रामायण की कथा हुई, वो भारत तक ही रह गई जी। वो अमेरिका अफ्रीका तरफ क्यों नहीं गए जी? वहां के मनुष्य से उनको लगाव नहीं था, वो तो मान भी नहीं रहे, उनको पता, जबकि मेजोरिटी ऑफ पार्ट इंडिया तो बहुत छोटा परसेंटेज में है ना जी। तो क्यों है? तो धर्म, भगवान, ये हमारा आस्था है, हमारे लिए है, हमें एकत्रित करने के लिए है, हमारे अंदर की ऊर्जा को जगाने के लिए है, ना कि इस चीज़ पे लड़ने के लिए है कि भाई तू भी सनातनी, मैं भी सनातनी, तू हिंदू, मैं हिंदू। जो जिसमें प्रसन्न है उसको उसमें रहने देना चाहिए। बस अच्छा बुरा, जो अच्छे कृत्य करता है उसको आप समझो, जो बुरा कृत्य करता है उसका विनाश करो। हर टाइम पे ये प्रथा रही है। जब राजा महाराजा भी होते थे तो बुरे लोग नहीं थे। लोग सतयुग, त्रेता और कलयुग को उदाहरण देते हैं। कलयुग में बहुत बुरे लोग हैं, सतयुग में भी थे, त्रेता में उस टाइम भी राक्षस होता था, आके ऋषि मुनियों को मारता था, प्रताड़ित करता था, जंगलों को जला देता था, लोगों को पीटता था। तो राजा उससे लड़ता था, उसके लिए वीर पुरुष ढूंढ के लाता था, उसको नष्ट करता था। तो आज भी वही सब चीजें, आतंकवाद है, बुरे लोग हैं, तो बुरे लोग को चुनो और मानो, धर्म के आधार पे मत लड़ो। बिल्कुल, नहीं तो आप उस चीज में खुद ही पिस जाओगे। आज सारी चीजें हो रही है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, अभी जो चीजें चल रही है, हम आपस में एक तनाव रखते हैं इंडिया में। क्या आप प्रैक्टिकली सोचो, जो इंडिया में मुस्लिम्स हैं, क्या उनको पूरा मार देना या पूरा निकाल देना संभव है? नहीं। तो रहना साथ में ही है जी। तो फिर कैसे रहोगे? लड़के नहीं। तो चीजें, कोई भी बड़ा साम्राज्य, कोई भी बड़ा सल्तनत हमेशा गृह युद्ध में नष्ट हुआ है। उसे बाहरी शक्ति नष्ट नहीं कर पाती है जी जी। उसे सिर्फ अंदर की शक्तियां ही नष्ट करती है। वो आपस में ही लड़ता है। बड़ी पार्टियां, बड़ी बड़ी जो पार्टियां थी, जो कभी समृद्ध थी, वो अंदर में ही टूट के खत्म हो जाती है जी। एक लीडर खत्म होता है, बाकी सब खत्म जी। तो हमें एकत्रित रहना है, हमें अच्छे बुरे में फ़र्क जानना है। जो बुरा है डेफिनेटली उसके प्रति शस्त्र उठाना है, लेकिन जो अच्छा है उसको सिर्फ ये सोच के कि उस धर्म का उसको मार दें, वो गलत है। तरुण जी, तो आपने इतनी अच्छी चीज़ें बताई अपनी जर्नी के थ्रू, ऐसी बातें बताई जो हम सबको समझनी बहुत ज़रूरी है। अपने जो आप काम कर रहे हैं वो इतना इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है। तो बिफोर वी वाइंड दिस अमेजिंग कॉन्वर्सेशन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने इतने वक्त में ना, मुझे लगता है ज़िंदगी के जो वर्स्ट से वर्स्ट फेजेस होते हैं ना, वो देखे हैं लोगों के थ्रू, उनकी जर्नीज़ के थ्रू। आपने समझा है कि यार असलियत में दर्द क्या होता है, पेन क्या होता है। तो आपका एक मैसेज हर उस इंसान को जो आज आपको सुन रहा है, जो कि ना ज़िंदगी में छोटी सी परेशानी आने पे इतना बड़ा वो कर लेता है कि यार मेरी ज़िंदगी में तो हो गया, भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया। शायद अगर उसको कोई जिससे वो प्यार करता हो वो ना मिला हो, तो लोग इतना बड़ा कर लेते हैं कि मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, मेरा ही दुख सबसे बड़ा है। या कोई एग्ज़ाम ना क्लियर हुआ तो बच्चे अपनी सारी उम्मीदें खो देते हैं कि यही ज़िंदगी का अंत है। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जिनको, जो इतनी छोटी सी चीज़ों के ऊपर हार मान लेते हैं? और आपने तो शायद लोगों के ज़रिए ज़िंदगी के कितने बड़े बड़े दुख हैं वो भी देखे हैं। बिल्कुल, मैं सब चीज़ कहूँगा कि कोई भी सुपर पावर नहीं है। मैं भी आज इस एज में हूँ जी। मैंने जो भी चीज़ सीखी है सिर्फ एक्सपीरियंस से। दुख का भी एक लेवल होता है। पहली बार दुख आता है ना, लगता है भाई इससे बड़ा कुछ नहीं, हम मर ही जाए। दूसरी बार आता है तो कहते पिछली बार भी आया था, थोड़ा कम दुख होता है। तीसरी बार आता है तो पता होता है अच्छा ये आएगा। चौथी बार पहले ही सोच के रखते हैं आएगा, देख लेंगे। तो ये एक प्रैक्टिस है और भगवान हमारी परीक्षा लेता है। हमें वो पहले देता है तकलीफ, और जब हम उसको ओवरकम करते हैं ना, फिर हमें वो आगे स्टेप पे ले जाता है कि इसके अंदर वो क्षमता है हैंडल करने की। आपको समझो एकदम देश का पीएम बना दे कल को, आपको नीचे की कुछ चीजें ही पता नहीं है, अब तो पूरा देश ले डूबोगे जी। तो स्टेप्स होते हैं। तो लाइफ के भी स्टेप्स हैं। हमें हर चीज स्लोली स्लोली दिया जाता है। लाइफ को हमें समझना चाहिए कि ये हमें बहुत ही गेम की तरह लोगे ना, दुख को भी बहुत खुश होकर लोगे ना, ठीक है देखते हैं कर लेंगे। आप किस चीज़ों से दुखी हो यार? लोग आदिवासी भी जी रहे हैं, गांव में भी जी रहे हैं। मैं रोड पे भी लोगों को लाता हूँ ना, इतना खुश रहते हैं। मुझे लगता है यार, मैं कभी कभी कोई रेस्क्यू में लगता है मैं इसको लाके इसके ऊपर जुल्म तो नहीं कर रहा हूँ। ये तो ज़्यादा खुश वहाँ पे था जी। वो बढ़िया घूमता है, फिरता है, खाता है, कहीं भी उसको खाना मिल जाता है, कहीं मिल जाता है और बिल्कुल मौज में है। उसको पूछो कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं मुझे जी। एक इंसान का मैं रेस्क्यू किया था, पहाड़ पे रहता था, नाले में से जाता था, पानी निकालता था, पीता था, कुछ भी कचरा पचरा खाता था, पत्तियाँ उत्तियाँ खा के जी रहा था। मैं उसको लाया, एक बार लाया भाग गया, फिर गया वहीं मिला, फिर लाया फिर भाग गया, फिर मैं उसको ले गया, 3 बार लेके आया, फिर लाया, उसका पूरा टेस्ट वेस्ट करवाया, पूरा फिट। एक एक बॉडी का, वो नाले का पानी पी रहा है, गंदा खा रहा है, एक बॉडी में एक भी तकलीफ नहीं। मैं कहा यार ये तो बिल्कुल सही है। उसका फैमिली भी मिल गया था बाद में वेस्ट बंगाल से, मेंटली चैलेंज था, 3 बच्चे थे उसके। तो
हम दुख क्या होता है इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई भी किताब में सुख दुख का कोई डेफिनेशन नहीं है, ये हमारे ऊपर है। हम किस चीज को सुख मानते हैं वो हम पे है। हाँ। हम यहाँ बैठ के एक बात कर रहे हैं, इसको सुख माने या इसको टॉर्चर माने, वो हम पे है। तो अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। कोई आपको अच्छी बात कर दे आप खुश हो जाओ, कोई आपको बुरी बात कर दे आप दुखी हो जाओ, तो समझो आपका कंट्रोल दूसरा कोई कर रहा है। जी जी जी। आप अपने कंट्रोल में ही नहीं हो, आप दूसरे के हाथ में चाबी हो। 4 बात आई, मैंने कहा नवीन जी आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा खाना, आप बहुत प्रसन्न हो गए। मैं कहूँगा यार आपका बर्ताव बराबर नहीं है, आपको गुस्सा आ गया, ये आदमी सही नहीं है, इसको उठाओ यहाँ से। तो आपका तो खुद पे कंट्रोल ही नहीं है। तो मेरा एक खुद पे कंट्रोल आ गया है कि मैं जाता हूँ, मुझे गाली वाली देते हैं, मारने दौड़ते हैं, मैं मुस्कुरा रहा होता हूँ क्योंकि मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे सब चीज़ समझ आ रहा है। और जब ये मैच्योरिटी, ये समझ आ जाती है ना, तो इंसान को हर तकलीफ हर दुख नॉर्मल लगती है जी। और ये आना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे पहले खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि जिस दिन आप अपने आप को नहीं समझोगे ना, उस दिन आप दुनिया में किसी को नहीं समझोगे। तो अपने आप पे काम करना है। आजकल स्टूडेंट्स, यूथ को मैसेज देता हूँ, जब यंग टाइम होता है ना, कॉलेज टाइम, बहुत मस्ती करते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, पूरी पूरी रात बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तारे सितारे दुनिया जहान की बातें करते हैं, एकदम एक एक कहते हैं हम यहाँ रहेंगे, हम वहाँ रहेंगे। चीज़ें बीतती हैं, समय जाता है, आदमी प्रैक्टिकल हो जाता है। हाँ। फिर वो अपना टाइम जो उसने 8-8 घंटे पढ़ने की बजाय उसके साथ बिताया, उसको कोई बढ़िया रिश्ता आता है IAS का, इंजीनियर का। कहती है ठीक है, वो प्यार तो है लेकिन जिंदगी कैसे चलेगा। सही बात। तो और वो बंदा जो पढ़ रहा था, जिसने किसी से मतलब नहीं रखा, उसको लाइन लगे हुए हैं, ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। तो सब समय का खेल है। आप अपने समय को बेहतर बनाओगे ना, पूरी दुनिया आपसे प्यार करेगी। जिस दिन आप अपने आप से प्यार करोगे, सब लोग आपसे प्यार करेंगे, यार ये मेरी ज़िंदगी में होता, काश इससे मिल जाते। और जिस दिन आप एक के पीछे रहोगे, अपने आप पे ध्यान नहीं रखोगे, तो वही एक आपको छोड़ के चला जाएगा कि तूने ज़िंदगी में क्या किया। ट्रू। तो अपने आप से प्यार करो, अपने काबिलियत से प्यार करो, अपने गोल से प्यार करो। जिस इंसान को अपने काम से प्यार है ना, उसको कुछ नहीं दिखता है। आज मुझे मेरे काम से इतना प्यार है ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। मैं अपने काम में लीन हूँ। कौन खुश है, कौन नाराज है, कौन मुझे ब्लॉक कर दिया, ये भी पता नहीं चलता है जी। किसने बात किया, किसने नहीं किया, कुछ पता नहीं चलता है जी। इस चक्कर में कई रिश्तेदार भी नाराज हो जाते हैं। अब इतने मैसेज कॉल होते हैं, किसी ने भेजा और भाई कैसे हो, क्या हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, 500 मैसेज आ गए, 5000 मैसेज आ गए। अब मुझे टाइम मिला, ऊपर के 10 देखा, पीछे के 50 छूट गए। फिर दोबारा कुछ आया तो वो पीछे का पीछे ही रह गया। वो बंदा 1 महीने से मुंह फुला के बैठा है, एक दिन मिला अचानक, मैं तो अनजान हूँ, और भाई कैसा है, खा पे। आप तो बड़े लोग हो गए, आपको तो मैसेज भी देखने का टाइम नहीं। अब बताओ, मैं मुझे पता ही नहीं मैं कब बड़ा हो गया, मैंने मैसेज नहीं देखा। तो कुछ चीज़ें समय के साथ, लेकिन जब आपका समय बलवान होता है ना, तो आपकी चीज़ें को लोग बुरा नहीं लगता। आज आप सक्सेस होते हो, 10 लोग आपसे रिश्ता जोड़ेंगे। आप उन्हें डांट भी दोगे ना तो कहोगे नहीं यार अच्छी बात सिखा के गया है जी। लेकिन आप अगर कुछ नहीं हो और आप व्यवहारिक बात भी करोगे उनके साथ, तो आदमी मुंह झटक के चला जाएगा जी जी। जा पहले कुछ कर ले। बहुत लोग मैंने अपने निजी जीवन में भी देखा है, बर्ताव, बहुत चीज़ें मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ समाज को। मैं एक एक चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ। मेरा नज़र, जब मैं रोड पे गाड़ी भी लगाता हूँ ना, तो मैं सड़क पे बैठे एक फैमिली को देखता हूँ। एक छोटा सा टेंट लगाया है, परिवार है, बीबी है, ईंट पे वो खाना बना रही है, 2 बच्चे घेर के बैठे हुए हैं प्लेट लेके नंगे, उनका पति है बगल में बैठा है, हंसी मजाक कर रहा है, दोनों हंस रहे हैं। मैं कहा खुशहाल है परिवार ये है। या कुछ लोग बंगले में हैं और एक दूसरे से मिल भी नहीं रहे, एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे जी। तो वो अमीर या ये अमीर? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिमाग में आती है। तो आपका समय सबसे इम्पोर्टेंट है। जो इंसान गोल ओरिएंटेड है, जो अपने लक्ष्य से प्यार करता है, उसको कोई चीज़ की कमी नहीं रहती, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता है। तो अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए, कुछ चीज़ के लिए, देश के लिए, आविष्कार के लिए। आज हम देखते हैं जितने भी आविष्कार, जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आपके ये शोर के माइक से लेके ये गोडॉक्स के लाइट तक, ये सब बाहर बना है। क्यों हम इस इनोवेशन की तरफ नहीं सोचते हैं? क्यों हमारा यूथ इधर? हमारा यूथ तो रिश्तेदारियों में, प्यार मोहब्बत में और रीति रिवाजों में लूटा हुआ है जी। हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, भाई मुंडन करना है, हवन करना है, रिश्तेदारों को बुलाना है, सबको खिलाना है, वो छूट गया, वो खाया होगा, जगराते करवाना है, मंदिर करवाना है, हम इसी में रह गए। उसमें कोई वो है, वो लोग को उनसे मतलब नहीं है। वो अपने एक जंगल में भी रह रहे हैं, उनका बस अपना गोल दिख रहा है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ नहीं, मैं अपने ड्रीम के लिए। भगवान ने आपको ज़िंदगी दी, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस लक्ष्य के पीछे अपनी जी जान लगा दो। आपको तकलीफ भी पता नहीं चलेगा। जो पहाड़ों पे चलते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनके पास तो कोई संसाधन नहीं है, इतने मौज में रहते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य उनके सामने होता है।
तो मन पसंदीदा जो हम काम करते हैं तो काम हमें काम लगता ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं सबसे निकम्मा आदमी हूँ। लोग मुझे देख के कहते हैं कि भाई 22 शेल्टर, इतने कॉल्स, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुलिस, मीडिया, पॉलिटिक्स, सब आपको देखना पड़ता है, सारी चीज़ें हैं, दिन रात आपको कुछ। मैं कहा मुझे तो स्ट्रेस, मुझे लगता है मेरे पास कोई काम नहीं है जी। क्योंकि मैं पूरे दिन अपना मन का काम कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा एनर्जेटिक और बड़ा आनंदित फील होता है जी। तो जब आप अपने दिल का काम करोगे ना तो आपको 100% सफलता मिलेगी, इन्फ्लुएंस रहोगे। आजकल लोग कैरियर बहुत जल्दी बदल देते हैं। अभी देख रहे हैं भाई एआई में ग्रोथ आ रहा है, एआई में जाते हैं, ये भाई एडिटिंग करके बहुत कमा रहा है, एडिटिंग सीख लेता हूँ। ये कह रहा है नहीं यार अभी उसका जमाना है, 4 लोग ने, हम इन्फ्लुएंस हैं, हमारा अपना कोई विजन ही नहीं है यार। क्या पता हमें खेती में इंटरेस्ट हो तो हम खेती क्यों नहीं करें, हमें घूमने में, ट्रैवलिंग में हम ट्रैवलिंग क्यों नहीं करें। तो हम अपने इंटरेस्ट को ही नहीं पहचान रहे, हम बस चाबी से चल रहे हैं जी। और वो चाबी हमें दे रहा है सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, कैरियर गाइडेंस वाले सब आ रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें दिखा रहे हैं। आप भी इस चीज़ में, आपके पास भी काफ़ी लोग अब जो देखोगे ना, जो लोग हमें समझा रहे हैं उन लोगों की भी लाइफ में देखोगे, जो जितने बड़े कॉमेडियन है ना वो डिप्रेशन की गोली खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप रियल लाइफ से, आज लोग देखते हैं भाई विराट, अनुष्का ने ऐसा कर दिया, आके घर में आतंक मचा रहे, लड़ रहे हैं कि भाई इसको बोलते हैं सीखो। क्यों सीखना है? प्यार मांगने की चीज नहीं है, प्यार कोई कंडीशन नहीं है, प्यार एक एहसास है। और जिस इंसान को किसी से प्यार होता है ना, उसके हर चीज में प्यार फील कर लेता है। वो उसके डांट में, उसके देखने में, उसके 5 मिनट के प्रेजेंस में, उसके छोटी छोटी चीजों में प्यार ढूंढ लेता है। प्यार कोई डिफाइंड वर्ड नहीं है कि ऐसा करेगा तो ही प्यार होगा, लेकिन आज प्यार एक डेफिनेशन है और लोग हर चीज में, प्यार, कैरियर, हर चीज में आदमी डिफाइंड चल रहा है। बिल्कुल। अभी 40 लोग साल के उम्र पे जिन्होंने बिता दिया उनको भी अपने प्यार पे डाउट हो जाता है। एक रील आता है, मैं देखा था कि भाई ओठों को छूना ही प्यार नहीं है, पैरों को चूमना भी प्यार है। अब वो आंटी टेंशन में, यार मेरे तो कभी पैर छुए नहीं मेरे पति ने, हमारे जीवन में अभी तक प्यार ही नहीं था, ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। अब वो प्यार की तलाश में निकल गए। तो हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। हमें फोकस होना है, अपनी अंतरात्मा को सुनना है। और सही गलत का कोई परिभाषा नहीं है, कोई भी आपको सही गलत पे लेक्चर नहीं दे सकता है। हर आदमी के लिए कुछ सही होता है और जो आपके लिए सही है वो रास्ता चुनो। गलत वही है जिससे दूसरे का नुकसान हो। अगर मेरे कुछ करने से आपका नुकसान हो रहा है, मेरे कुछ करने से आपका हानि हो रहा है, तो मैं गलत कर रहा हूँ। बाकी अपनी खुशी के लिए हर कुछ करना सही है। किसी को घूम के खुशी मिलता है, किसी को पढ़ के खुशी मिलता है, किसी को नाच के खुशी मिलता है। भाई जिसमें खुशी मिलता है खुश रहो। बिल्कुल। बातें सुनोगे दुनिया रोकेगी। बिल्कुल। मैंने भी शुरू किया था, बहुत लोगों ने रोका, घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते थे। ये क्या उठ पटांग काम कर रहा है तू, ये कोई काम है? सड़े गले लोगों में जाता है, बीमारी हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, मर जाएगा, क्या तू अकेला दुनिया बदल देगा? तो मैंने कहा भाई अकेला दुनिया तो नहीं बदलूंगा, अकेला एक आदमी का दुनिया तो बदल सकता हूँ। और वो एक आदमी कब 1000 आदमियों का पता नहीं चला। बिल्कुल। तो मुझे इस काम में मजा आया। तो आप भी अपने अंदर के इंसान को पहचाने कि उसको किस चीज़ में मजा आता है। जरूरी नहीं है सोशल वर्क करना। आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, अच्छे बिजनेसमैन बनो, उससे देश का भला करो। डिफेंस में जो आपका दिल करे वो चीज़ करो, और उसके बाद फिर जो करोगे वो तो अच्छा निकलेगा ही। अच्छा ही निकलेगा। संतुष्ट रहना। देखिए सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ी चीज़ है। आपके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा ना, तब तक आप नहीं जी सकते हो जी। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में गुरु, यार जो गुरु हैं, बहुत सारे संत महात्मा हैं, वो तो एक सात्विक जीवन जी रहे हैं, फिर भी मस्त है जी। पहाड़ों पे, जंगलों में, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं, जिंदगी जी रहे, क्योंकि उनके अंदर संतुष्टि है जी। जिन्होंने अपनी चीज़ों को मान लिया कि मेरे पास जो है वो बहुत अधिक है। मैंने यही सोच के, बहुत लोग सोचते हैं कुछ बन जाऊंगा तब सोशल वर्क करूंगा, थोड़ा कमा लेता हूँ, पैसे इकट्ठा करूंगा तब लोगों का भला करूंगा। भाई मुझे तो करना है। काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं, करना चाहता हूँ लेकिन अभी नहीं, थोड़ा पहले एक बार सेट हो जाऊँ तब करूँगा। मैंने तो तब शुरू किया था जब मेरे पास पैसे नहीं थे। ATM में 90 रुपये होते थे, दोस्त को बोलता था भाई 10 रुपये भेज, 100 रुपये ट्रांजेक्शन करके तब खाना खाता था जी। तो हेल्प करने के लिए सिर्फ फीलिंग की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ आप स्टूडेंट हो, आप कुछ हो, आपके अंदर कोई स्किल है, आप अगर किसी बच्चे को आपके आसपास अगर नज़र डालोगे, बहुत ऐसे बच्चे हैं, जाके रोज़ 1 घंटे उनके साथ बैठ जाओगे, उनको पढ़ा दोगे या पढ़ने की इच्छा जगा दोगे या 4 अच्छी बात सिखा दोगे, कौन सा पैसा चला जाना है आपका? इतने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ पे, वहाँ चले जाओगे, देखो गांव से लोग इलाज कराने आते हैं, उनको फॉर्म भरना नहीं आता है, उनको डॉक्टर से अप्रोच करना नहीं आता। आप एजुकेटेड हो, उनका फॉर्म भर दोगे, फॉलो अप कर लोगे, रूल्स जानते हो, गाइडलाइन जानते हो, उनको मिलवा दोगे, उनका काम फास्ट हो जाएगा। कौन सा पैसा चला जाएगा आपका? तो सिर्फ टाइम चाहिए और अंदर से वो नियत चाहिए, इच्छा चाहिए किसी की हेल्प करने की, और उससे आपको सुकून मिलना चाहिए। बिल्कुल, तभी आप कर पाओगे। तो यही
पॉलिसी से मैं काम करता गया और चीज़ें अपने आप होती गई। फिर जब हुआ ना, मैं देखा यार बिजनेस हुआ, मम्मी बोली इतने टाइम बाद सब कुछ आया, फिर तू बिजनेस पे ही ध्यान नहीं दे रहा है, सब तूने छोड़ दिया, ये किया। मैंने कहा देखो, पहले जो मेरी ज़िंदगी थी, जब हम लोग रहते थे वहाँ पे चाल में, तब भी रह रहे थे ना। आज भगवान ने उससे बेहतर दिया है, तो थैंकफुल बोलो, अपने मन का काम करो। कल सांस रहे नहीं रहे, सपने अधूरे नहीं रहने चाहिए। सही। आज मरूंगा संतुष्टि से मरूंगा कि जो मन में था सब कर रहा हूँ। जी जी। इसलिए मैं प्रेजेंट्स के हिसाब से चलता हूँ कि भाई आज मेरा मन है दिल्ली आने का, दिल्ली आऊँगा, आज मेरा मन है वापस जाने का, वापस जाऊँगा। कोई प्लान नहीं। कभी भी आता हूँ रिटर्न टिकट नहीं लेता हूँ कि मेरा मूड क्या होगा पता नहीं। तो कभी भी मैं कुछ प्लान नहीं करता हूँ, कोई मेरा फ्यूचर का प्लान नहीं है। जो कुदरत हमसे करवाएगा वो करेंगे। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच तरुण जी, आप आए, आपने इतनी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करी, इतने अमेजिंग इंसाइट्स बताए, अपनी जर्नी के बारे में बताया ना। आई रियली होप कि हम बहुत से लोग जो आज आपको सुन रहे हैं आपकी इस जर्नी से इंस्पायर होंगे, कुछ सीखेंगे और समझेंगे कि लाइफ में सही चीज़ें करना कितना ज़रूरी है। एंड आपकी ये जर्नी चलती रहे। अभी आप 3000 लोगों की मदद कर रहे हैं, आप लाखों लोगों की मदद करें, उनकी लाइफ में एक बेटर चेंज लेकर आ पाएँ। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच द नमित शो पे आने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। और लास्ट में बस एक चीज़ कहूँगा कि मैं ये सारी चीज़ें हीरो बनने के लिए नहीं कर रहा हूँ, हीरो बनाने के लिए कर रहा हूँ। और हमारा जो सिस्टम है, हमें हीरो चाहिए, हीरो बनना नहीं है। किसी बंदे ने कुछ किया, आप कमेंट पे कमेंट, आप भगवान हो, आप गॉड हो, नहीं बनना है भाई। इंसान रहने दो, मुझे मेरी प्राइवेसी, मेरी ज़िंदगी जीने दो। मैं ये खुशी के लिए कर रहा हूँ। और आप लोग को अगर सच में ये चीज़ करना है तो ये वीडियो इसलिए नहीं है कि ये मेरा सर्विस है जी, कि भाई आप ही बने हो इस काम के लिए, आप ही करोगे, ये लो यहाँ से उठाओ वहाँ से उठाओ। ये इसलिए है कि आप भी कर सकते हो और आप हम सब करेंगे तभी चेंज आएगा। मैं 1 सिटी करूँगा, 2 सिटी करूँगा, 5 सिटी करूँगा, लेकिन ऐसे करने वाले हर सिटी में होंगे तो जाके ये चेंज आएगा। तो हीरो बनाना नहीं है, हीरो बनना है। आप हीरो हो। हम एक आदमी को पकड़ते हैं, उसको भगवान बना देते हैं। आज मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा, आप ये हो, बहुत सारे कमेंट पढ़ता हूँ, आप भगवान हो, भगवान का रूप हो। नहीं बनना है भाई मेरे को। मैं वही कर रहा हूँ जो एक इंसान को करना चाहिए और वही है। और हमारी ये पद्धति पहले से चली आ रही है। कोई अगर करता है, हम उसको बहुत ज़्यादा चढ़ा देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद रख लेते हैं, फिर कहते हैं नहीं यही बंदा भगवान है। फिर अगर कल को मैं मर गया तो मेरे ऊपर भी मार्केटिंग चालू हो जाएगी कि भाई तरुण जी मर गए, उनके विचारों को नहीं मरने देंगे, मंदिरें बना देंगे, भगवान चलो भाई ये काम शुरू। तो ये नहीं करना है। ये एक नॉर्मल चीज़ है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। मैं कहता हूँ, मैं एकदम हैप्पीली कर रहा हूँ, घर भी मैनेज कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ। आप भी करो, जहाँ से कर सकते हो करो, अपने आसपास करो, शुरुआत करो। और बिल्कुल किसी को बस उसके काम की प्रशंसा करो, उस इंसान की प्रशंसा मत करो और उस चीज़ से सीखो। जैसे भगवान धारण करने की चीज़ है, तो कोई भी काम को, कोई भी अच्छी चीज़ को, वो किसी के भी माध्यम से मिले, उस चीज़ को धारण करो और उस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करो। बस यही है। इसी के साथ थैंक यू सो मच। आई होप तरुण जी हर कोई आपकी इस बात को समझे और अपने लेवल पे अपने आसपास लोगों की मदद करे और सही चीज़ें करे। थैंक यू सो मच द नमित शो पे अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू।